90% वो लोग जिन्होंने नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू किया वो फ्लॉप हो गए। जब स्टडी किया गया क्यों फ्लॉप हुए, कारण क्या रहा उसके पीछे, तो कई कारण पता चले। पहला सबसे बड़ा कारण भाई, कैसे वैलिडेट करें कि जो बिजनेस मैं करना चाह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। देखिए कोई भी बिजनेस सही या खराब की तो परिभाषा हम नहीं दे सकते, वो तो हर व्यक्ति के इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। 1000 दिन तो आपको बिजनेस को सेट करने में लग जाएंगे, फिर कमाने का समय आया तो उस समय बंद हो गई इंडस्ट्री। दूसरी चीज, दूसरे का मुंह लाल देख के अपने थप्पड़ नहीं मारना भाई। देखिए कोई भी मौका छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन मौका चुनते समय भी क्या ध्यान रखना है। वैसे ये तो बड़ा सवाल है। ट्रेनिंग में मैं सिखाता हूँ, लेकिन 2-3 चीजें आपको और आपके ऑडियंस को देता हूँ। सबसे पहली चीज तो लोन का या ब्याज का जो आपने बात कही है, बहुत बड़ा ट्रैप है आजकल। हाँ, बहुत बड़ा ट्रैप है और लोग नहीं समझ रहे ना इसको। लोग उसको अपॉर्चुनिटी समझते ना। वो भी ज्यादातर अमीर लोगों ने अच्छा कर्जा लिया हुआ है और ज्यादातर गरीब लोगों ने बुरा कर्जा लिया हुआ है। ऐसे खर्चे मत करो जिनकी अभी जरूरत नहीं है, वरना जो वॉरेन बफेट ने कहा कि अगर आपने ऐसी चीज खरीद ली जिसकी आज आपको जरूरत नहीं है तो कल ऐसी चीज बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको जरूरत है। जब भी इजी मनी मिले, जब भी, वो ट्रैप है। फ्री में क्रेडिट कार्ड लो, बैंक पागल है, फ्री में क्रेडिट कार्ड क्यों दे रहा है? वो कह रहा है तू एक बार बाउंस तो कर। जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री है, अब पता नहीं कोई फर्नीचर वाला नाराज हो जाएगा। फर्नीचर इंडस्ट्री में अगर आपको आईपीओ लाना है, कल को बड़ा बनना है, बिना टैक्स पे करे बड़े नहीं बन सकते। और टैक्स चोरी या चिंदी चोरी बोलता हूँ मैं इसको, ये ठीक नहीं है। दोस्तों, आप बिजनेस बना तो लेंगे, लेकिन बिजनेस बढ़ाएंगे कैसे? वो कौन से बिजनेस हैं जो आप जीरो से शुरू कर सकते हैं? जब बिजनेस बीच में अटक जाए तो फिनांस कहां से लेकर आए? ऐसे अनेकों मुद्दे पर आज के इस पॉडकास्ट में बात होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ एक स्टार कोच हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने उनको हर सोशल मीडिया पर देखा होगा और शायद आप में से कई लोगों ने इनकी लाइव ट्रेनिंग भी अटेंड की हो। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एक बिजनेस कोच और पॉलिटिकल ट्रेनर शहनवाज चौधरी भारतीय जी अवेलेबल हैं। आज हमारे रिक्वेस्ट पर वो आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आए हैं और आज हम आपसे बात करेंगे आपके मुद्दे पर। तो आइए स्वागत करते हैं शहनवाज जी का और बात करते हैं बिजनेस के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपका और आपकी सभी ऑडियंस को मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा दे करके जाऊं जो आपको लगे कि हाँ कुछ सीखने को मिला, कुछ नई चीज़ें पता। सर, आपके तो हम कोई भी वीडियोस देखते हैं, चाहे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को अवेलेबल है। कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि ज़्यादातर लोग ना मोटिवेशन देने का काम करते हैं। मैं अपने आप को मोटिवेशनल ट्रेनर नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। प्रॉब्लम लेकर के आओ, सोल्यूशन लेकर के जाओ। मोटिवेशन ठीक है, ज़रूरी है एक हद तक, लेकिन अल्टीमेटली जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो उस मोटिवेशन का क्या फ़ायदा। तो मैं अपने आप को ना तो मोटिवेशनल ट्रेनर मानता, ना मैं मोटिवेशनल कोच हूँ। मैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। मुझे बिजनेस की प्रॉब्लम लाओ या पॉलिटिक्स की, मैं सोल्यूशन दूँ। आज हम बिजनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। जरूर। जैसे सबसे पहली बात, बहुत सारे यंगस्टर आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या सलाह देते हैं कि सीधा पहला बिजनेस शुरू करना चाहिए या पहले नौकरी कर कर आपको ट्रेनिंग ले लें, जानकारी ले लें, या फिर किसी और तरीके से पहले एक्सपीरियंस हासिल करें उसके बाद बिजनेस करें? नहीं, मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी ऑडियंस को कि पहले कुछ एक्सपीरियंस ले लिया जाए। और खासकर से जॉब करने वाले लोग सीधा जॉब से बिजनेस में ना आए। एक सर्वे है, 90% वो लोग जिन्होंने नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू किया वो फ्लॉप हो गए। जब स्टडी किया गया क्यों फ्लॉप हुए, कारण क्या रहा उसके पीछे, तो कई कारण पता चले। पहला सबसे बड़ा कारण भाई, आप कोई भी व्यक्ति, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000 रुपये है। मैंने कल नौकरी छोड़ दी और बिजनेस में एंटर कर गया। अब मेरी सैलरी आनी बंद हो गई, लेकिन मेरे खर्चे तो बंद नहीं हुए ना। बिल्कुल। और अगर मेरी 50,000 सैलरी होगी तो 45,000 का मेरा खर्चा भी होगा। 100%। अब क्या हुआ, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। शुरुआत में बिजनेस में पैसा लगेगा, जिस बिजनेस में पैसा लगना चाहिए उसमें से मैं 45,000 रुपये निकाल रहा हूँ अपने खर्चे के लिए, क्योंकि मेरा तो सैलरी आनी बंद हो गई। तो एक पौधा था जो निकल रहा था और उस पर मैंने पैर रख दिया, तो कैसे ग्रो करेगा? तो अगर बिजनेस में जाना है नौकरी छोड़कर जिसको भी, तो सबसे पहले कम से कम 1 साल का आपका निजी खर्चा, आपका घर का खर्चा जो होने वाला है उसको एक साइडलाइन कर दें कि ये मेरे पास पैसा नहीं है, वाइफ को, बच्चों को दे दें, फैमिली को दे दें, भाई मुझे 1 साल डिस्टर्ब नहीं करना। और वैसे भी बिजनेस के नियम है, आपको भी पता है, हम लोग सिखाते भी हैं कि पहले साल जनरली बिजनेस लॉस में रहता है, सेकेंड ईयर नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, थर्ड ईयर ऑनवर्ड प्रॉफिट आता है। अगर आप 1000 दिन तक बिजनेस को सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं हैं तो बिजनेस में एंटर मत करिए। अब वो नौकरी करते करते करना है या नौकरी छोड़कर करना है, वो व्यक्ति खुद डिसीजन ले ले। नौकरी छोड़नी है तो पहले इतना पैसा इकट्ठा कर ले कि बिजनेस में जो कॉर्पस लगेगा वो मेरे पास है, प्लस जिस समय मैं बिजनेस कर रहा हूँ उस समय मैं बिजनेस से पैसा निकालूंगा नहीं, उस समय मेरा घर कैसे चलेगा उसकी व्यवस्था कर ले। मतलब 1000 दिन का एक आपने सूत्र दिया है कि 1000 दिन चलाने का
आपके पास पैसा रख लो आसानी से, हाँ, मतलब और काम करते रहो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि 1000 दिन पैसा ना भी रखो, 1000 दिन तक आपको बिजनेस चलाना है, चाहे वो घाटे में चले क्या फायदे में चले। 1000 दिन बाद कैलकुलेट करना है हमें। लोग क्या करते हैं 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन मैक्सिमम 3 महीने करके यार मजा नहीं आ रहा छोड़ देते हैं। और भाई तो ये मजा नहीं आ रहा तो पहले ही देखना था ना मजा आएगा कि नहीं आएगा। और आप मजे लेने थोड़ी आए, आप बिजनेस करने आए, वहां पर आपको स्ट्रगल्स झेलने पड़ेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मेरे पास तो कई लोग आते हैं, मैं क्या बताऊं दोस्त आपको, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, लोग बताते हैं कि साहब मेरा टर्नओवर 10 करोड़ का है। मैं कहता अच्छी बात है। मैं कहता हूँ प्रॉफिट कितना है? करे नहीं प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अरे फिर टर्नओवर क्या होता है यार? मैं टर्नओवर नहीं समझता, मुझे एक ही टर्म समझ में आती है, बिजनेस मीन्स प्रॉफिट। आप 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो कि 10 लाख का, मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है आप प्रॉफिट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। नहीं ला पा रहे तो अपने लेवल पर कर लो ट्राई, नहीं हो रहा तो किसी की सलाह लो, मेरी लो या बहुत सारे बिजनेस कोच हैं उनकी सलाह लो, जो आपके बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बना सके। और ऐसा तो नहीं है जो बिजनेस जो व्यक्ति कर रहा है और लॉस में कर रहा है उस इंडस्ट्री में कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा होगा, 100% कमा रहा तो फिर वो क्या कर रहा है ऐसा? बस डिफरेंस यही है कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि वो प्रॉफिट ले रहा है मेरी इंडस्ट्री में ही, और मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा। मुझे कोई काम करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता। कौन है जो प्रॉफिट नहीं लेना चाहता? हर कोई चाहता है, लेकिन करना नहीं आता, लेना नहीं आ रहा। सीख लो। लेकिन ये लोगों को लगता है, मैं जब बोलता हूँ सीख लो तो कहते हैं अच्छा आप ट्रेनर हो, आप अपनी कोर्स बेच रहे हो। नहीं भाई, मैं ही नहीं कर रहा, मुझसे सीख लो। कहीं से भी सीख, यूट्यूब से सीख लो, फेसबुक से सीख लो, बहुत सारी वीडियोस हमने डाल रखी हैं यूट्यूब पर, आपने डाल रखी है, बहुत सारे लोगों ने डाल रखी हैं, वहां से सीख लो। जब तुम्हें लगे नहीं हार्डकोर नॉलेज चाहिए तो डिटेल में आ जाओ। बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत सारे लोग जो यंगस्टर्स की हम वापस से बात करते हैं, बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं, पैसा भी है उनके पास बैकएंड में भी पैसा है कि ठीक है हमें 1000 दिन बिजनेस चला भी लेंगे, लेकिन कई बार वो फंस जाते हैं कि मैं बिजनेस करूँ तो कौन सा करूँ। तो कैसे वैलिडेट करें कि जो बिजनेस मैं करना चाह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है? देखिए, कोई भी बिजनेस सही या खराब की तो परिभाषा हम नहीं दे सकते, वो तो हर व्यक्ति के इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा, किस इंडस्ट्री में वो जा रहा है, इंडस्ट्री का फ्यूचर है या नहीं है, वो सब तो पहले देखना पड़ेगा। जैसे मुझे याद आता है एक ज़माना था जब पेजर बहुत चला करते थे, उस समय क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ था नहीं, ऑफलाइन का ज़माना था, तो एक व्यक्ति ने ऐसे समय पर जब पेजर इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही थी 5 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट किए, और बाद में आके मुझे बताता है 5-7 साल बाद के साथ मैं डूब गया था। मैंने कहा तो जब तुम्हें दिख रहा था कि इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी, तो किसी भी बिजनेस में जाना हो तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है मिनिमम 10 ईयर प्लान, कि अगले 10 साल में ये इंडस्ट्री कहाँ पहुँचने वाली है, क्या ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई है, क्या इसमें ग्रोथ होने वाली है, क्या इसका डाउनफॉल होने वाला है। अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो डाउनफॉल पर जा रही हैं, जिन इंडस्ट्री का आने वाले समय में भविष्य नहीं होने वाला है। जैसे AI का ज़माना आ गया, तो AI ने बहुत सारे लोगों की नौकरी ऑलरेडी छीन ली। जिनकी अभी छीन ली है वो तो छीन ली, जिनकी अभी छीनने वाली है उन्हें पता ही नहीं है लोगों को। अच्छा, वो सीख भी नहीं रहा है, उसको ये तो मालूम है कि अच्छा AI मुझसे बेहतर ये काम कर रहा है, टेक्निकल काम ज़्यादा अच्छा कर रहा है, क्रिएटिव काम ज़्यादा अच्छा कर रहा है, एडिटिंग बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को सीख नहीं रहा। उस AI को नहीं सीख रहा कि मेरा रिप्लेसमेंट AI है, इससे बेहतर है कि मैं अपना रिप्लेसमेंट AI बनाऊं और मैं कुछ और कर लूं। तो प्रॉब्लम क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर इंडस्ट्री की 10 ईयर प्लान देखो कि इंडस्ट्री का 10 ईयर क्या पर्सपेक्टिव है, फ्यूचर क्या है इंडस्ट्री का। जिस इंडस्ट्री का 10 साल में फ्यूचर है उसमें आज एंटर किया जा सकता है, लेकिन जो इंडस्ट्री ऑलरेडी डाउनफॉल पर है, खत्म होने की कगार पर है, उसमें आज आप एंटर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली पैसा डूबेगा। क्योंकि 1000 दिन तो मतलब 3 साल तो आपके ऐसे निकल जाएंगे, और 3 साल बाद वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। आपने वो 3 साल वैसे लॉस में गए और 2 साल बाद बंद हो गई, तो क्या फायदा हुआ उसका? क्योंकि 1000 दिन तो आपको बिजनेस को सेट करने में लग जाएंगे, फिर कमाने का समय आया तो उस समय बंद हो गई इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग आते हैं ना। और दूसरी चीज, दूसरे का मुंह लाल देख के अपने थप्पड़ नहीं मारना भाई, क्योंकि वो कमा रहा है या उसकी दुकान खुली है या उसकी दुकान चल रही है, ये देखकर लोग कॉपी कर लेते हैं बिजनेस को। मैक्सिमम तो इंडिया में भेड़चाली होती है, और उसमें नुकसान हो जाता है। अरे भाई मेरा पैशन है, जैसे मैं पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाने की कोशिश की कॉपी करके। मेरे कई टीम के लोगों ने कहा वो कॉपी करा, मैं करने दो, मुझे मालूम है उसका वो पैशन ही नहीं, वो फ्लॉप हो जाएगा। बिजनेस के लिए पैशन चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं, अगर उस काम को करने का आपको पैसा ना भी मिले तो भी क्या आप उतने ही पैशन से करेंगे? अगर करेंगे तो वो आपका बिजनेस बन सकता है और उसमें आप तरक्की कर जाएंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उनका मोटिवेशन सिर्फ पैसा है। मैं कहता हूँ नहीं, अगर आपका फोकस पैसे पर होगा तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। और अमीरी के नियमों में ये नियम है, मैं आगे चर्चा करूंगा इस पे, कि पैसा, मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज द बाई प्रोडक्ट।
हम मनी को मेन प्रोडक्ट मान लेते हैं, सारा फोकस पैसे पर आ जाता है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और वो पैसा नहीं कमा पाते। बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है, आज से 12-13 साल पहले मैं आपके एक वर्कशॉप में आया था, जी, जी। हाउ टू बिकम रिच, हाँ, रूल्स ऑफ रिचनेस एंड मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट। Yes. तो मैक्सिमम लोग, आप सब लोग भी सर को पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए जानते होंगे या फिर रिचनेस की वजह से जानते हाँ, होंगे, रूल्स ऑफ रिचनेस। रूल्स ऑफ रिचनेस की वजह से जानते होंगे। तो आपको क्या लगता है, जो लोग बिजनेस करके अमीर बनते हैं या फिर जो लोग बिजनेस करके फ्लॉप हो जाते हैं, डूब जाते हैं, क्या फर्क रहता है माइंडसेट में दोनों की? बहुत सारा फर्क है। एक तो जैसे मैंने बताया पैसे का, ज्यादातर अमीर जो लोग बने हैं, गरीबी से अमीर बने हैं, उन्होंने पैसे को बाई प्रोडक्ट माना। और पैसा किसका बाई प्रोडक्ट है? पैसा हर चीज का बाई प्रोडक्ट है। पैसा बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी अच्छी पर्सनैलिटी का, आपके कम्युनिकेशन का, आपकी नॉलेज का, आपके किसी प्रोडक्ट का, आपकी किसी सर्विस का। लेकिन आपका प्रोडक्ट, सर्विस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका लुक ऐसा होना चाहिए जिसके बदले में लोग पैसा देने को तैयार हो। बिल्कुल। अगर नहीं है तो लोग नहीं देंगे। तो आपको पहले वैसा बनना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को वैसा बनाना पड़ेगा, अपनी कंपनी, अपनी सर्विस को वैसा बनाना पड़ेगा। दूसरा, उन लोगों का माइंडसेट क्या होता है, जो सफल होने वाले लोग होते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि मैंने बिजनेस चुना, उससे पहले बहुत R&D की, रिसर्च किया, मेहनत की, और फिर फोकस हो गई, अब मुझे इसको चलाना है। वो इफ बट नहीं देखते, ये हुआ तो करूंगा, ऐसा हो गया तो करूंगा, नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। नहीं, अपना बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सारी चीजें देखो, लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो 1000 दिन बस वो घोड़े के, हमारे यहाँ बोलते हैं यूपी में नाल, घोड़े के नाल लगा दो, अब इधर उधर देखना नहीं, बिजनेस चलाना है। हाँ, सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते सिर्फ एक ही चीज, खाते पीते सिर्फ वही धंधा, वही बिजनेस, वो ग्रो कर जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, वो इधर उधर भी देख रहा है, अच्छा वो तो यार ज्यादा कमा रहा है, वो मेरा चाचा, वो मेरा ताऊ, वो मेरा भतीजा, वो तो मेरे से छोटा था, वो आगे बढ़ गया। अरे हर एक का तरीका अलग है, हर एक के लाइफ में चैलेंजेस अलग हैं, हर एक के पोटेंशियल अलग अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है। तो आप अपनी सिचुएशन में डिसीजन लो। लेकिन कई बार ऐसा आता भी है कि लोग सामने से एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं फ्रेंचाइजी का बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ जी, सामने से कोई एक अपॉर्चुनिटी आ गई और मुझे लगा उस अपॉर्चुनिटी में बड़ा दम है, तो क्या मुझे वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, कोई भी मौका छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन मौका चुनते समय भी क्या ध्यान रखना है, वैसे ये तो बड़ा सवाल है। ट्रेनिंग में मैं सिखाता हूँ, लेकिन 2-3 चीजें आपको और आपके ऑडियंस को देता हूँ। सबसे पहली चीज तो कितना रिस्क है वो देख लो। और मेरा एक नियम है, जो मेरा नहीं है, अमीरों का नियम है, मैंने तो उनसे ही सीखा, वही सिखाता हूँ मैं। 1% पर ब्लाइंड रिस्क ले सकते हो, 10% पर कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, इससे ऊपर रिस्क नहीं लेना। मतलब मानो मैं आइडिया लेकर आया, मैंने कहा भाई ये आइडिया है, ये है, आपने देखा यार मेरे पास टोटल 1 लाख रुपए हैं और मैं इसमें 10,000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो 10% का रिस्क ले लो कैलकुलेशन के साथ। अगर आपको बिल्कुल डाउट है कि नहीं चलेगा, और मैं क्योंकि आपका खास हूँ, दोस्त हूँ, रिश्तेदार हूँ, और आप मना नहीं कर पा रहे, तो 1% का रिस्क, भाई मैं 1000 रुपये लगा सकता हूँ, डूब जाएगा तो डूब जाएगा, 99 और अटेम्प्ट ले सकते हो। 10% कैलकुलेटेड रिस्क लिया, डूब भी गया तो 9 अटेम्प्ट के लिए पैसा बचेगा। लोग क्या कर रहे हैं, 500% का रिस्क ले रहे हैं। आइडिया बढ़िया लगा, बस मैं यहाँ से लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अभी अपना पैसा तो डूब ही गया, जो लोन लिया रिश्तेदार से लिया वो भी डूब गया, और लोग दलदल में फंस रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति हो रही है लोगों की कि लोग जितना कमा नहीं पा रहे, उससे ज़्यादा वो EMI में, ब्याज देने में, हमारे यहाँ कमेटी सिस्टम चलता है, कमेटियाँ डाल लेते हैं और वो पूरा जीवन उसी को चुकाने में लग जाते हैं। ये लोन का या ब्याज का जो आपने बात कही है, बहुत बड़ा ट्रैप है आज के समय में। हाँ, बहुत बड़ा ट्रैप है, और लोग नहीं समझ रहे ना इसको, लोग उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं ना। वो भी बैंक वाला जिस तरह से आएगा, NBFC वाला आएगा, वो कहेगा अरे साहब घर तो आपका अपना होना ही चाहिए ना, छत तो अपनी होनी चाहिए ना। अच्छा, खासकर से महिलाओं को वो इमोशनल ट्रैप में आ जाती हैं, वो कहती हैं हाँ सच में घर तो अपना होना चाहिए। अच्छा, उन्हें नहीं पता कि एक भी रुपया रह गया ना अगर बैंक का, तो घर आपका नहीं है। घर तो जब तक EMI का NOC ना आ जाए तब तक आपका नहीं। और जो मोर्गेज पे लेते हैं घर, उन्हें नहीं पता मोर्गेज का मतलब क्या है। मोर्गेज एक इंग्लिश टर्म है, इसका हिंदी टर्म पता ही नहीं उन्हें। गिरवी हो गया या क्या छोड़? नहीं, जब्ती। मैं अपना घर बैंक को जब्ती कर रहा हूं, पहले दिन आप साइन करके लिख रहे हो कि अगर मैं EMI नहीं भर पाता तो बैंक मालिक है इसका। हाँ, वो तो पता नहीं 100-500 साइन कराते हैं। बंदा पढ़ ही नहीं पाता। किसी ने पढ़ा हो तो बताना। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। ऑडियंस से पूछ लो ना भाई, कितने बारीक लिखा होता है वो, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब दिखेगा, लेंस से दिखेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से। और आधे लोगों को तो कहाँ वो अंग्रेजी समझ में आनी है। और मैं कह रहा हूँ जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं उन्हें आप इंग्लिश में लिख करके दे रहे हो, उन्हें वो भाषा ही समझ में नहीं आ रही जो लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन, और उसमें ही लिखा है क्लियरली कि आपका घर तब तक आपका नहीं होगा, और इवन आपने हाउसिंग लोन लिया या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, अब मालिक बैंक हो गया सेम डे से, आपको एज पर द लॉ आपको अगर उसमें वाइट वॉश भी करानी है तो भी बैंक से NOC लेनी पड़ेगी। माय गुडनेस। लेकिन यहाँ होता नहीं है ऐसा। बैंक कहता करने दो ना, अच्छा ही कर रहा है। लेकिन रूल ये है
और कोई ऑल्ट्रेशन करनी है आपको, दरवाज़ा थोड़ा छोटा करना है, दीवार थोड़ी बड़ी करनी है, ये करना है, लाइट चेंज करनी है, आपको बैंक को बताना पड़ेगा। एज पर दी लॉ ये लॉ है, अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग नहीं लेंगे लोन, ये ट्रैप है। हाँ ठीक है, वैसी ही बात हो गई ना, किसी पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी रोक ली तो कुछ ना कुछ तो लेके छोड़ेगा। भाई वो क्या कहता है, यार आपके पास पेपर पूरे ठीक है लेकिन मैं तो धूप पे खड़ा हूँ ना, इसी के 100 रुपए दे। मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहे हम लोग किसी पुलिस वाले को बदनाम करें, अच्छे मतलब पुलिस कुछ वाले ना भी कुछ हैं। कानून इतना बड़ा है कि आज लोगों को सारी कानून की जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। दूसरा लोग, भाई बैंक का प्रोडक्ट क्या है, आपका एक प्रोडक्ट है, आप फ्रेंचाइजी देते हो, मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं बिजनेस ट्रेनिंग, पॉलिटिकल ट्रेनिंग देता हूँ। बैंक क्या बेचता है? लोन्स बेच रहा है बैंक पैसा बेचता है। हाँ, पैसा उसका बेचता है। प्रोडक्ट ही पैसा है। हाँ। तो कहेगा ना क्रेडिट कार्ड ले लो, वो तो कहेगा लोन ले लो, वो कहेगा गाड़ी ले लो, ये ले लो, आपको जरूरत है नहीं है वो तो आपने देखना है ना। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर धंधा बिना पैसे के कहाँ चलेगा? आज अंबानीज भी हैं, अडानीज भी हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो, उन सब की अगर आज बैलेंस शीट चेक करोगे तो लोन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरे पास एक स्टूडेंट आए, मैं इसी से रिलेट करूंगा। उन्होंने मुझसे कहा सर मैंने लोन पता है क्यों लिया? मैंने बताओ क्यों लिया? कह रहे मैंने कहीं पढ़ लिया था कि जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा आदमी। हाँ। अब मुझे बड़ा आदमी बनना था तो मैंने कहा भाई बड़ा कर्जा लूंगा तभी तो बड़ा आदमी बनूंगा। मैंने 15 करोड़ का लोन ले लिया, यहाँ से वहाँ से सारी प्रॉपर्टी सब रख दी। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। मैंने कहा आधी बात सही है, जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा आदमी, ये बात सच है, लेकिन कौन सा वाला कर्जा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन, देयर आर गुड लोन्स, देयर आर बैड लोन्स। लोन्स तो लोन्स ही होते हैं। नहीं, अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा। ज्यादातर अमीर लोगों ने अच्छा कर्जा लिया हुआ है और ज्यादातर गरीब लोगों ने बुरा कर्जा लिया हुआ है। सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इसे डिफाइन करें, अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा है मैं क्या? बता देता हूँ। देखो वैसे तो मैंने बताया ट्रेनर का काम ट्रेनिंग देने का है, लेकिन मैं फिर भी ऑडियंस को बताता हूँ। वैसे तो उसके नियम है, 10-12 नियम है जिसमें हम वेरीफाई करते हैं और बाइफर्केट करते हैं कि किसको गुड लोन बोला जाए, किसको बैड लोन बोला जाए। नटशेल में बताता हूँ। नटशेल में क्या है कि जो कर्जा आपकी जेब से पैसा निकालता है वो बुरा कर्जा है, और जो कर्जा आपकी जेब में वापस पैसा डालता है वो अच्छा कर्जा है। बस ये परिभाषा याद रखो। जिस लोन को लेने के बाद आपका पैसा आए, कमाई बढ़े, वो अच्छा कर्जा है। जिस लोन को लेने के बाद आपकी कमाई घटे वो बुरा कर्जा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने गाड़ी ली, अब गाड़ी की EMI भी जा रही है, गाड़ी की डेप्रिसिएशन भी हो रही है और गाड़ी का लॉस हो रहा है। हाँ। ये आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा, ये बुरा कर्जा है। लेकिन अब मान लो आपने गाड़ी ली और आपने कमर्शियल गाड़ी ली, टैक्सी है, कोई कमर्शियल व्हीकल है, वो आपको हर महीने दे रहा है 50,000 आपकी EMI है, 1 लाख रुपए दे रहा है, तो अब ये अच्छा कर्जा हो गया। लेकिन सर आज प्राइवेट गाड़ी ली, उसके बाद मेरा जाने आने का शेड्यूल ज़्यादा हो गया, गाड़ी की वजह से थोड़ी सी वैल्यू भी बढ़ती है। देखिए क्या होता है, आप अमीर बनना चाहते हैं या अमीर दिखना चाहते हैं, ये है सवाल। क्या बड़ी बात आपने कही है। सवाल सिर्फ इतना सा है। मैंने हमेशा तय किया कि मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर दिखूंगा नहीं। प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर लोग अमीर दिखना चाहते हैं। मैंने अपना फ़ोन लिया, मैं भी लेटेस्ट फ़ोन यूज़ करता हूँ, आईफोन, लेकिन मैंने इंस्टॉलमेंट में नहीं लिया, कैश डाउन मैं गया और ज़्यादा अपने पैसे दिए, और मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं किया, मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया। मैं कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये ट्रैप है। मैंने ये तय किया कि मैं कमाऊंगा और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। मैं हर लग्जरी जो चीज़ चाहिए वो लूंगा, लेकिन पहले मैं उसके लायक बनूंगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। प्रॉब्लम क्या है, आपकी सैलरी तो है 20,000 रुपये और आपने आईफोन ले लिया EMI पे 4,000 रुपये पे, और 1 लाख रुपए का फ़ोन लेकर के चल रहे हैं, जो फ़ोन आपकी जेब में कुछ वापस डाल नहीं रहा। सब लोग कहते नहीं सोशल स्टैंडर्ड अपलिफ्टमेंट होता है। ये सोशल स्टैंडर्ड किसके लिए? ये सिर्फ आपकी दिमाग की उपज है, आपकी दिमाग की उपज है, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं बड़े बड़े अमीर लोगों से मिला और मैं हैरान हुआ। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से था, कि नहीं हमें अमीर दिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। फिर जब मैं अमीर लोगों से मिला तो मैंने देखा नहीं यार, वो अमीर बनते हैं और अमीर होने के बाद उन्हें बताना नहीं पड़ता मैं अमीर हूँ। उनको लोग नाम से जानते, उन्हें लोग जानते होते हैं। और दिखावा किस लिए करना? प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर लोग, ये बुरा मत मानिएगा कि हमारे समाज में ये एक बुराई ऐसी बन गई है दोस्त की, बहुत सारे ट्रेनर भी ऐसा कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं आपको ऐसा दिखना पड़ेगा, ऐसे कपड़े पहनने पड़े, ऐसा। अरे ठीक है, वो ज़रूरी है भाई, मैं भी कहीं जाता हूँ किसी से मिलने तो अच्छा तैयार होकर जाता हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसे कपड़े पहन के सोता हूँ? नहीं। हम लोग नाइट सूट में सोते हैं। तो अगर कोई मुझे नाइट सूट में देखा तो कहेगा कि ये तो गरीब है। नहीं, आपकी अमीरी आपके एटीट्यूड में होनी चाहिए, आपकी अमीरी आपकी पर्सनैलिटी से झलकनी चाहिए, आपकी अमीरी आपके गैजेट से नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी इज्जत कपड़ों से हो रही है, हमारी इज्जत हमारे गैजेट से हो रही है, तो एक्चुअल में बुरा मत मानेगा, हमारी इज्जत नहीं है, वो कपड़ों की, वो उस कपड़े की इज्जत है, उस फ़ोन की इज्जत है, उस गाड़ी की इज्जत है। हमारी इज्जत हमारी काबिलियत से होनी चाहिए, हमारी अपनी अमीरी से होनी चाहिए।
प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अमीर दिखने पर ज़्यादा फोकस करते हैं इंडियंस, अमीर बनने पर नहीं। और कई एरिया है, जैसे मैं महाराष्ट्र गया, गुजरात गया, मैं बड़ा हैरान हुआ। महाराष्ट्र में मेरा एक सेशन चल रहा था वाईएमसीए में, जैसे आपने कहा दिल्ली वाईएमसीए में, ऐसी महाराष्ट्र वाईएमसीए में मुंबई सेंट्रल में वाईएमसीए मेरा सेशन था। तो हाउसफुल हो गया, हमारे यहाँ हाउसफुल हो जाता है, 100 लोगों की सीटिंग होती है, 150 लोग आ जाते हैं, जैसे तैसे बिठा लिया। देखा है सर हमने। हाँ, एक व्यक्ति आया, तो राहुल मेरी टीम में है, उन्होंने कहा साहब हाउसफुल है, जगह नहीं। कह नहीं साहब मैं दूर से आया हूँ, ये और मुंबई में ट्रैफिक रहता ही है। राहुल ने कहा नहीं सर जगह ही नहीं है, आप समझिए। कह रहे यार नहीं ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा वहाँ जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा भाई चिल्लाओ नहीं, इसको थोड़ा पीछे कर दिया। वो कह रहे यार मैं 50 करोड़ का आदमी, आप मुझे भगा रहे हो। राहुल ने कहा यार आप 50 करोड़ के दिख तो नहीं रहे हो। और लिटरली वो स्लीपर में था, नॉर्मल कपड़ों में था। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मुंबई में या महाराष्ट्र में, गुजरात में, खासकर से जहाँ लोग एक्चुअल अमीर हैं, हरियाणा में भी, हाँ, वो अमीरी शो नहीं करते। आप कभी उनके कपड़ों से, उनके ड्रेस से जज नहीं कर सकते कि वो इतने अमीर हैं। और फिर वो बाद में उनको एंट्री दे दी, फिर मिले भी, और उन्होंने बताया उनके शोरूम हैं, अलग अलग कंपनियों को उन्होंने रेंट पर भी स्पेस दे रखा है, कुछ अपनी कंपनियां हैं उनकी, अलग अलग जगह चल रही हैं। तो मुझे लगा कि यार एक्चुअल में लोग अमीर कौन है? जो दिखावा कर रहा है वो अमीर नहीं होगा। और मैं आपसे नहीं, आपके ऑडियंस को भी बता रहा हूँ, और जज कर लेना, जो जितना अमीर दिख रहा है ना, वो उतना बड़ा कर्जे में है, उतना बड़ा धोखा दे रहा है, सिर्फ ड्रामा कर रहा है। सिर्फ ड्रामा। अमीर आदमी दिखावा नहीं करते, उन्हें जरूरत ही नहीं, उन्हें पता है हम अमीर हैं यार। हाँ, हमें किसको दिखाना है, हमें किसको दिखाना है। और इस सोच से बाहर निकलिए, अमीर दिखना बंद करिए, अमीर बनना शुरू करिए। तो अमीर बनने के लिए अगर आपकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस मिले? सबसे पहले तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि अमीरी के नियम क्या है, वो सीखे जाए। वो बार बार मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लो, मुझसे ले लो या आपसे ले, या किसी से, बहुत सारे ट्रेनर हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। और पहले जाके बैठो, फ्री सेशंस में जाओ, 1-to-1 सेशंस में जाओ, ज़्यादा डायरेक्ट ट्रेनिंग मत लो। और ट्रेनिंग की फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ तो 25-30 हज़ार में हम ट्रेनिंग देते हैं। कई हैं जो 50,000 लाख रुपए लेंगे, लेकिन वो लाख रुपए भी वर्थ है आपके, 100% वर्थ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। पहले उनसे 1-to-1 मिलो, बातचीत करो, जहाँ दिल ठुके कि नहीं यार इससे कुछ सीख सकता हूँ, वहाँ सीखो, नियम सीख लो। अमीरी के श्योर शॉर्ट फार्मूला है, श्योर शॉर्ट नियम है, और बहुत सारे नियम है वैसे तो, एक नियम मैं दे देता हूँ प्लीज़। जैसे कई लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं फ्री सेशन में भी कई बार बताता हूँ कि अच्छा ठीक है पैसा नहीं है। ये बोलते रहने से कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा आ जाएगा, ये बोलते रहने से नहीं आएगा। तो कैसे आएगा पैसा? कुछ करना पड़ेगा। तो पैसे का पहला नियम ये है कि ये बोलना बंद करो कि मेरे पास पैसा नहीं है, और ये देखो कि पैसा कहाँ से आ सकता है। और आपका पैसा कम है या ज़्यादा है, आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखो कि आपका पैसा वैल्यू ऑफ मनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसकी जो वर्थ है, जिस चीज़ में हम खर्च कर रहे हैं, क्या उतना ही वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब बाजार से भी एक सामान लाते हैं तो हम उसका MRP देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसका अगर 10 रुपये की चीज़ है तो क्या 10 रुपये की इसमें वर्थ है कि नहीं है। और जब हम बड़ी बड़ी चीज़ें ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसका देखें नहीं, उसका यूज़ क्या है, फिर हम फ्लॉप हो जाते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक पिताजी थे, उसने अपने बेटों का, राजा थे, अपने बेटों का कि नहीं बेटे अब तेरे को कमाना पड़ेगा, मैं ऐसा पैसे नहीं दूंगा। तो उसने तो कभी कोई काम नहीं किया था। तो माता जी को कहता है, माता जी कैसे करना है? क्या कोई बात नहीं बेटे, पूरे दिन खेल तू इधर उधर, शाम को आ, मैं तेरे को 50 पैसे दूंगी, जाके पिताजी को दे दियो, पिताजी मैंने ये कमाया है, खाना वाना मिल जाएगा। चलता रहा और उसको आदत पड़ गई, पूरे दिन घूमे फिरे, खेले कूदे, और शाम को माता जी 50 पैसे दें, पिताजी वजह, पिताजी बोले जा कुएं में डाल दे, जाके कुएं में डाल दिया उसने। रोज़ ये रूटीन चल रहा है, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। एक दिन माता जी चली गई अपने मैके में। अब बच्चे को तो हैरानी हुई कि आज तो पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा, और पिताजी तो खाना नहीं देंगे। तो उसने कहा आज काम कर लेते हैं। बाहर गया, कोई काम ना मिले, पुराने ज़माने की बात होगी, काम नहीं मिल रहा है। फिर किसी के यहाँ देखा कि कोई लेके सामान उतर रहा है, उसने कहा सब मैं कर देता हूँ, कुछ पैसे दें। उसने भाई 25 पैसे मिलेंगे। कहना ठीक है 50 नहीं तो पिताजी बोल दूँ आज कम काम हुआ। जाके वो काम कर रहा है पूरे दिन, सुबह शाम पूरा काला हो गया। पिताजी के पास जाके बोला पिताजी आज कमाई ज़्यादा हुई नहीं है, 25 में। क्या कोई बात नहीं, कुएं में फेंक दे। क्या कुएं में फेंक दूँ? मेरी मेहनत की कमाई मैं कुएं में फेंक दूँ? पिताजी का बेटा आज ही कमाया तूने। सच्चाई ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी ट्रू। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग अमीर बने और अमीरी मेंटेन किए हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं। अमीर बनना और अमीरी मेंटेन किए रखना, जो अमीर हैं और अमीरी मेंटेन किए हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक बात है। फिर अमीरी का एक नियम है, आप अमीरों से नफरत करके कभी अमीर नहीं बन सकते।
ज़्यादातर गरीब लोग गरीब हैं, मतलब बुरा मत मानिए किसी गरीब को बुरा लग जाए ये बात, लेकिन सच है, वो गरीब हैं अपनी सोच के कारण। उन्हें लगता है अमीर तो चोर होंगे, अमीर तो गलत होते हैं, सब लोग अमीर गलत काम ही करते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ अमीर करते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी, हर तरह के लोग हैं। लेकिन 90% बल्कि 95% अमीर लोग बहुत ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अपने शेड्यूल के प्रति ईमानदार हैं। आप उनके शेड्यूल को आप और हम मैच नहीं कर सकते भाई। वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात को 12 बजे सोते हैं, और पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं कि आप और हम उतनी मेहनत नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या, उन अमीरों की कहानियां छपती नहीं, और वो अमीर बताना भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं यार छोड़ना, क्या करना, उन्हें काम करना है। हाँ वही, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा एक एम है, हमें ये अचीव करना है, और उस एम को वो अचीव करते हैं। हाँ, जैसे मैं नाम नहीं बताऊंगा, कल मैं किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, तकरीबन 1000 करोड़ का आदमी होगा, और उनका रियल एस्टेट और गारमेंट्स का काम है, और किसी बिजनेस के सिलसिले में मिलना हुआ। मैंने कहा ये सर आपको पॉडकास्ट करवा देते हैं। बोला नहीं मुझे लाइमलाइट में नहीं आता। हाँ, मेरे यहाँ बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं। मैंने उनसे कहा कि साहब कोई बात नहीं, थोड़ा लोगों को पता चले क्या करना है। अच्छा, कई थोड़े सेल्फिश भी हैं, वो कहते हैं यार मैं अपने नियम क्यों बताऊं क्योंकि जब बात करेंगे तो बिजनेस नहीं, वो प्रमोशन करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं दिखाना चाहते। भैया मेरा ब्रांड चला जाए, मेरे को नहीं जाना। अलग अलग तरह की सोच है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। पहली बात तो ये समझ लें, हर व्यक्ति। और दूसरा, जितने लोग भी अमीर बने, मेरी बात मत मानिए, आपका भी बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, मेरा भी चेक करते हैं, हम भी गरीब ही थे, सब चीजें चेक हो जाएंगी। जितने लोग अमीर बने वो सब गरीब थे कभी ना कभी। 100%। हर अमीर आदमी का एक गरीब इतिहास होता है, और हर गरीब आदमी का एक अमीर इतिहास होता है। ये भी सच है, जो आज गरीब है 5-6 पीढ़ी पहले देखेगा तो शायद अमीर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे दादाजी के पास इतनी जमीन थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे दादाजी बताते हैं कि उनके दादाजी के पास 5 किलो सोना था। अगर उन्होंने 5 किलो सोना आज रखा होता तो काम नहीं करना पड़ता। करोड़ों रुपए की संपत्ति थी उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरे पिताजी तक के समय तक आते आते वो सोना वोना सब बिक गया, सब जमीन चली गई। फिर वो 15-20 बीघा जमीन रह गई गांव में। फिर हमने संघर्ष किया, फिर अगली पीढ़ी ने तैयारी की। तो हर अमीर आदमी का एक गरीब इतिहास होता है, और हर गरीब का एक अमीर इतिहास होता है। बस हमें ये जानना है कि वो गरीबी से अमीरी तक आया कैसे। बिल्कुल। जब आप गरीब हैं, जब आपके पास पैसे नहीं, कौन से काम करने हैं जिनसे आप अमीरी के रास्ते पर आएंगे, और वो फिक्स है। उन अमीरी के रास्ते पर चलो। और भाई थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करके बल्ब डिस्कवर कर दिया। अब जरूरी थोड़ी दोबारा 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करना, 10 रुपया खरीद लो। हाँ ठीक बात है। तो अमीरी के नियम अब ऐसे तो नहीं छुपे हुए हैं, मार्केट में अवेलेबल है, बहुत लोग सिखाने को तैयार है, सीखो उनसे। और हम तो चैलेंज करके कहते हैं, मेरी ट्रेनिंग आपने सेशन अटेंड किया है, जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया ना वो उससे पूछ लेना। मैं पता क्या बोलता हूँ, नो क्वेश्चन आस्क्ड, 100% मनी बैक गारंटी। 100% मनी बैक। ओके। आप 5 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करो, 5वें दिन दिल पे हाथ रख के बोलो साहब मजा नहीं आया, पूरे पैसे वापस ले जाओ। पूरे पैसे वापस, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। और पॉडकास्ट देख के मजा आ जाएगा लोगों को तो। नहीं, जो सच्चाई है। हाँ, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं मैं झूठ बोल सकता हूँ। मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड करो, आप बिजनेस ट्रेनिंग 5 दिन अटेंड करो, 5वें दिन दिल पे हाथ रख के बोलो साहब मजा नहीं आया, पैसे वापस ले जाओ। क्या बात है। मैं आपको ट्रेनिंग का लिंक भी दे दूंगा। आज तक हजारों लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, 5,000 ज्यादा मेरे स्टूडेंट हैं बिजनेसमैन। लाइव ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन लाइव भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। ओके। अभी ऑनलाइन ज़्यादा चल रही है क्योंकि मैं पॉलिटिकल उसमें ज़्यादा बिजी हो गया, बट ऑफलाइन भी हो रही है। और 5,000 में से एक व्यक्ति फी रिफंड लेने नहीं आया। 100% मनी बैक गारंटी, नो स्टार, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कोई ये नहीं कि आपने ये करना था वो करना था। 5 दिन अटेंड करो ट्रेनिंग, फीस दे करके, पहले एडवांस फीस लेंगे, 5 दिन अटेंड करो, मजा नहीं आया फीस वापस ले जाओ। इससे बढ़िया बात क्या होगी यार। बिल्कुल ठीक बात है। और ये कॉन्फिडेंस कौन दे सकता है, या ये गारंटी कौन दे सकता है जिसे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है। और लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं साहब अगर 10 साल पहले मैंने ट्रेनिंग ले ली होती ना, आज 100 करोड़ का आदमी होता। क्यों, काम तो सारे कर रहा था, मनी मैनेजमेंट के नियम नहीं पता थे। पैसा आता है चला जाता है, पैसा रुकता नहीं है, रुकेगा कैसे, पैसे की नियम कौन कौन से हैं, पैसा बढ़ता कैसे है, पैसे की जब बिजनेस में कमी पड़ जाए तो उसको कैसे दूर करना है, किस तरह से अपने आप को तैयार करना है बड़े पैसे के लिए। क्योंकि जब आप बड़े पैसे को संभालने के लिए तैयार नहीं है ना, तो आप अमीर नहीं बनेंगे। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप भी देख लेना और ऑडियंस भी जज कर ले। जितने लोगों ने भी केबीसी में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जीते, उनमें से 90% आज वापस पुरानी या उससे बुरी स्थिति में है। जो लोग कहते हैं ना पैसे के कारण अमीर बन जाते, नहीं बनते। पैसा अमीरी का एक पैरामीटर हो सकता है, बट सारी अमीरी नहीं ला सकता। पैसे वाले होना और अमीर होने में भी अंतर है। अमीरी में मानसिक अमीरी भी है, अमीरी में शारीरिक अमीरी भी है। ऐसे पैसे क्या लाभ, क्या आप शरीर से बीमार हैं, आप उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं,
ऐसे पैसा है क्या लाभ? क्या मेंटली इंटेलेक्चुअल नहीं है? आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं? आपको अमीरी के सभी 6 पैरामीटर हैं, सभी पर अमीर बनना होगा। और पैसा एक पैरामीटर है, और पैसे से लोग अमीर नहीं बनते। जो कहते हैं पैसा आएगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, वो एग्जाम्पल ले लें जिन्होंने जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, किसी प्रतियोगिता में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए जीते हो, 5 साल बाद वो गरीब होगा वापस। हाँ, क्योंकि उसे पैसा संभालना तो है मनी मैनेजमेंट नहीं आया ना। बिल्कुल ठीक बात है। हर स्तर पर पैसे को संभालने के नियम अलग हैं। जब आप 1 करोड़ को संभाल लेते हो ना भाई, तो 1 करोड़ के नियम आपको सीख जाते हैं। लेकिन आपको अगर 10 करोड़ पे जाना है ना, फिर आपको नियम सीखने नए। 100 करोड़ पे फिर नए नियम है, 1000 पे सेम नियम नहीं है। हर लेवल पर नियम अलग अलग है। तो आप हर लेवल पे नियम सिखाते हैं? मेरे यहाँ बिजनेसमैन आते हैं ना, जो ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग के बाद क्या कहते हैं, साहब आप मेरा बिजनेस की हैंड होल्डिंग कर लो। मैं ठीक है, मैं हैंड होल्डिंग कर लूंगा, फिक्स चार्ज लूंगा साल का, प्लस जितना मेरे कारण प्रॉफिट आएगा उसका कुछ परसेंटेज लूंगा। अब मान लो कोई 1 करोड़ पे प्रॉफिट कर रहा है और उसका प्रॉफिट 2 करोड़ हो गया और उसने मुझे 10% देना हो गया, ठीक है ना, मेरे को 1 करोड़ आता था, अब 1 करोड़ 90 लाख आ रहा है, 10 लाख सर को दिए, तब भी तो 90 लाख ज्यादा आ रहा है। 90 लाख ज्यादा आ रहा है, और मैं प्रॉफिट लाऊंगा ही, क्योंकि मैंने हैंड होल्डिंग की उसकी, कि यार मैं तेरे को आगे बढ़ाऊंगा। और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बहुत अच्छी किताब है, आपने पढ़ी होगी। उसमें एक नियम है, टू थिंक विन विन। जिस भी चीज में दोनों का लाभ होगा वो संबंध लंबे समय तक चलेगा। बिल्कुल, बिजनेस में भी, जीवन में भी कोशिश करो विन विन। जैसे अब हम हैं, हाँ, इस पॉडकास्ट का दोनों का लाभ होगा भाई, बिल्कुल ठीक। और ऑडियंस को भी होगा, ऑडियंस को भी, ऑडियंस को फ्री में, ऑडियंस को पहले लाभ होगा तब हमें होगा। भाई जो आपको नहीं जानते हाँ, वो मेरे चैनल पर आकर देखेंगे तो कहेंगे यार भाई को जाना, हाँ, जो मुझे नहीं जानते वो आपके चैनल पे मुझे देंगे, अरे यार सर को जान लिया मैंने। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे तो संबंध बनते हैं। तो ये अमीरी के नियम आपने जाने। बिजनेस जान लीजिए कि अगर किसी का आज बहुत गरीब है, किसी का कोई पैसा नहीं है, तो क्या बिजनेस बिल्कुल जीरो से भी शुरू हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जीरो मतलब अगर मैं बोलूँ कि 10 20 50 हज़ार हाँ, मतलब जीरो या लाख रुपए से कम में भी है। हाँ, मतलब मेरे एक ट्रेनिंग है, हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, IPLindia.org। वहाँ जाएंगे तो वहाँ बिजनेस ट्रेनिंग का शॉर्ट ट्रेनिंग है, 5,000 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें 20 से ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ हैं। 5,000 में 20 बिजनेस आइडिया? हाँ, 20 बिजनेस आइडियाज़ वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी गई है। 5,000 रुपये में 20 बिजनेस आइडियाज़, जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट भी है, और उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 20,000 50,000 लगा करके। तो जैसे कुछ बता, हाँ, मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज की डेट में एक बिजनेस बहुत चल रहा है, जिस बिजनेस में क्या हो रहा है, जो लोग इलाज कराने आते हैं बाहर से, बाहर इलाज बहुत महंगा है, भारत में वही इलाज बहुत सस्ता है। जैसे मान लो अगर मैं किडनी का ऑपरेशन की, स्टोन की बात करूँ, या गॉलब्लैडर स्टोन की बात करूँ, तो इंडिया में अच्छे हॉस्पिटल में भी 20 30 50 हज़ार में हो जाएगा। अमेरिका में यही ऑपरेशन 5 लाख 10 लाख में होता है। हाँ बिल्कुल। और उनका आना जाना, यहाँ रहना खाना, वो भी 5 लाख से कम में हो जाएगा, प्लस ऑपरेशन भी हो जाएगा। हाँ, इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का बहुत, हाँ, तो मेडिकल टूरिज्म लोगों को पता ही नहीं। हाँ, और इसमें पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाना है और उसको प्रमोशन करनी है। और आपको अमेरिका में नहीं करनी, इंडिया में करनी है। उनके रिलेटिव से वहाँ दांत भी निकलवाने के 25,000 रुपये लगते हैं भाई। छोटा सा, मतलब निकलवाना नहीं, छोटा सा काम के अगर निकलवाना तो 1 2 लाख ले जाएगा। इंडिया में तो डेंटिस्ट गली गली में बैठे कोई भी दांत निकाल देता है, बस उन्हें क्योंकि पता नहीं है। और आप एक कनेक्टिंग लिंक बन सकते हो। आप थोड़ा इस इंडस्ट्री को स्टडी कर लो, उसमें पैसा नहीं लगना। लैंडिंग पेज में 4-5 हज़ार रुपये में कोई भी लैंडिंग पेज बना देता है। व्हाट्सएप मार्केटिंग करो, फेसबुक मार्केटिंग करो, पहले रिलेटिव्स को पकड़ो, 2-4 क्लाइंट मिल गए, उसके बाद तो फिर तुम्हें कहीं जाना नहीं है, ना प्रमोशन करनी। हाँ, फिर तो इतना रेफरल बिजनेस है इसमें। मैं बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट है, उन्होंने यकीन ही नहीं किया पहले तो, कैसा होता है, 6-7 साल पहले की बात है, तब इतना फेमस भी नहीं था मेडिकल टूरिज्म। फिर उन्होंने कहा सर मैं ट्राई करता हूँ। मैंने कहा क्यों ट्राई करो? कह रहे सर खाली हूँ, कुछ है नहीं। मैंने चल ठीक है। तो उसने 5-7 हज़ार रुपये ले करके, बल्कि हमने सोशल मीडिया वाला लड़का बताया जो हमारा काम करता है, कि उसने लैंडिंग पेज बनवाया, उसका डोमेन लिया, ये लिया, करवा दिया उसको काम। अब उसके तो कॉल आने शुरू हो गए, और उसने हॉस्पिटलों से बात की, बता दिया कैसे कैसे जाना है, क्या करना है। कुछ पैसा नहीं लगा, थोड़ा ट्रैवल में खर्च होगा, मतलब मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये उसके खर्च हुए, उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। और आज वो कहता है कि साहब मेरे पास फुर्सत नहीं है, और सारे हॉस्पिटल उसके इंडिया के अच्छे अच्छे शहरों के पैनल पर हैं। अब वो क्या करता है, वो पूछता है आपको किस हॉस्पिटल में कराना है वो बताओ, और जो रेट वो देगा वो रेट कहीं हॉस्पिटल से मिलेगा नहीं, क्योंकि उनकी लाइसेंसिंग है। भाई हॉस्पिटल भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना। वो कहते हैं यार मेरे को हार्ट सर्जरी करनी है, अब मैं 20 लाख रुपए लूंगा, तुम्हारे रेफरेंस आएगा तो मैं 10 लाख लूंगा। अब आपको 10 लाख तो पहले से बच रहे हैं, हाँ, उसमें से और आप उसको बोलोगे भाई हॉस्पिटल को पेमेंट करनी है 15 लाख रुपए की,
तो आपको तो करना कुछ नहीं, आपको तो सिर्फ क्लाइंट को लिंक करना है। हाँ, बस सारा काम तो उन्होंने करना है, सब और कुछ जो उन्होंने 1 करोड़ करना रुपए है। उसके लगते हैं वहाँ हार्ट सर्जरी के, वो इंडिया में 15 लाख में उसका काम हो 15 गया। लाख में हो वो आपको थैंकफुल होगा यार। और आपने क्या करना है, एयरपोर्ट से उसको रिसीव करा, उसको एक अटेंडेंट दे दिया, ओके यार। फिर तो वैल्यू एडिशन का काम है ना, आप जितनी अच्छी वैल्यू एडिशन दोगे बिजनेस में उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एक दूसरा हाँ। जो ये आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड का बहुत चल रहा है। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि फास्ट फूड पर जो डिलीवरी कर रही हैं वो कंपनियां लगभग एक ही हैं। मतलब आप मोमोज खा रहे हो 10 दुकानों से, हाँ। लेकिन एक्चुअली मोमोज बनाने वाली कंपनी एक ही है। बिल्कुल। फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो आप अलग अलग दुकानों से, लेकिन वो बनाने वाली एक ही एक ही कंपनी है। कंपनी। वो कंपनी ऐसे लोगों को हायर करती है जो इन लोगों से कनेक्टिंग लिंक बना पाए। क्योंकि जैसे अभी ब्लिंकिट और स्विगी और ये सब आ गया, पहले ये सब नहीं था, तो ये बड़ा मुश्किल होता था। अभी इस इंडस्ट्री में एक वैक्यूम है, उनको बंदा भेजना पड़ता है कंपनियों को, उनसे ऑर्डर लेना पड़ता है, वो किससे ऑर्डर ले रहा है उसकी बार्गेन करनी पड़ती है। आप कुछ मत करो, आप उससे बात करना शुरू करो, भाई तू रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है, मोमोज कहाँ से लेता है, फ्रेंच फ्राइज कहाँ से लेता है, और फिर ऑनलाइन जाकर के कंपनियों को सर्च कर लो। मतलब कि आप उन रेस्टोरेंट्स के लिए या फिर जो रेस्टोरेंट नहीं, रेडी पटरी वाले जो हैं उन लोगों के लिए पोर्टर बन जाओ बेसिकली। हाँ, और खुद भी कुछ नहीं करना। उनको बात करके उनको बोलो भाई यहाँ इतना ऑर्डर पहुंचाना है, ऑर्डर की जिम्मेदारी इस एरिया की मेरी, तो वो जोन पकड़ लिया आपने जहां आप रहते हो। मतलब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए बेसिकली आप एक तरीके बिना पैसा लगाए। कंपनियों को क्या चाहिए, कंपनियों को चाहिए मेरे को ऑर्डर मिलता रहे रेगुलर। उसको क्या चाहिए, वो अपनी दुकान लगाना चाहता है, लेकिन वो भागना नहीं चाहता कि मैं वहां जाऊं यहाँ जाऊं। अच्छा, क्वालिटी उसको नहीं पता, तो आप उसको 4 क्वालिटी ला के दे दो, भाई देख ये भी क्वालिटी, ये भी क्वालिटी, ये भी क्वालिटी। अब वो अपने पास 4 क्वालिटी रखेगा, थोड़ा प्राइस हाई करके रखेगा, वो ग्राहक ज्यादा आएंगे उसके पास, उसका भी फायदा, तुम्हारा ही फायदा, कंपनी को फायदा। ऐसे बिजनेस आइडिया मिल जाएंगे बिना पैसे के, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में। आपको समय तो लगाना ही पड़ेगा। टूरिज्म में कोई पैसा नहीं लगना। लैंडिंग पेज आप आज grok.ai या फिर गामा से बनवा लो, फ्री में बनता है। सिर्फ एक आपको थोड़ा प्रमोशन करना हो, थोड़ा 5-10 हज़ार 20 हज़ार लग भी गए तो धंधा करना यार, इतना तो सर आज के दिन आज कोई कंसल्टिंग हमसे करता है तो इससे ज्यादा पैसे हमने लेते हैं। वही तो मैं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों को लगता है धंधा करना मतलब करोड़ों रुपए चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात लोगों को हजम ही नहीं होती। प्रॉब्लम क्या यहाँ बैठ गया ना कि धंधा मतलब पहले एक बढ़िया सा लेविश ऑफिस होगा, पहले ये करूंगा वो करूंगा। ऐसे नहीं धंधा चलता यार। आप किसी लाला की दुकान में जाकर के देखोगे तो लाला बताएगा कि उसने आज इतनी बड़ा शोरूम भले ही खड़ा कर लिया, लेकिन पहले ये लाला की दुकान नॉर्मल थी। आप आज क्या देखते हो, आज देखते हो जैसे कई लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस करते हैं, तो क्या गलती करते हैं, वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो देखते हैं एक HR रूम होगा, एक फाइनेंस का हेड होगा, एक ये होगा, एक मार्केटिंग हेड होगा। अब पहले दिन ही कहते हैं साहब 2 करोड़ रुपए चाहिए धंधा करने के लिए। मैं कहता हूँ क्यों भाई, कहते साहब एक कैबिन बनाएंगे मार्केटिंग हेड का, एक इसका, एक बंदा ये रिक्रूट करेंगे, ये। मैंने कहा भाई पहले दिन ये सब नहीं करना होता यार। वो कंपनी एक दिन में वहां नहीं पहुंचे थी जहां से तू छोड़ के आया। बिल्कुल ठीक बात। वो कंपनी कब से काम करेगा, 20 साल से। मैंने तो 20 साल पहले कहां से शुरू हुई, गैरेज से। तो वहां से शुरू कर। और किसी भी धंधे का एक बेसिक प्रिंसिपल है, आपको भी दे रहा हूं और ऑडियंस को भी दे रहा हूं। आपको कितना बड़ा बिजनेस बनाना है, उसका सीड कितना होगा ये तय कर लो। जैसे एक आम का पेड़ लगाते हैं, आम के पेड़ को उगाने के लिए आम का बड़ा पेड़ नहीं लगाना पड़ता, गुठली लगानी पड़ती है। अच्छा, गुठली का साइज और आम के पेड़ के साइज में कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का। कम से कम 1000 गुना। 1000 गुना का। ऐसे धंधे में होता है। अगर आपको 1000 करोड़ का बिजनेस करना है तो 1 करोड़ से वो बिजनेस शुरू हो सकता है। अब मान लो आपको 100 करोड़ का बिजनेस करना है तो 10 लाख से हो सकता है। अगर आपको 1 करोड़ का धंधा करना है तो 1 लाख से हो सकता है, 1 लाख से हो सकता है, 10,000 से भी हो सकता है, 10,000 से भी हो सकता है। बिल्कुल, हमने जीरो से शुरू किया है। मैंने भी ऐसे ही किया। मैं वही तो बताता हूँ, लोग नहीं मानते, करे नहीं साहब ऐसा नहीं होता। मैंने भाई देखो समय लगता है, मुझे 20 साल हो गए, आपको भी 8-9 साल हो गए, तो समय लगता है ना। अच्छा, वो समय ना लगाए तो फिर ऐसा तो नहीं हो, फिर भाई हमारे बाप दादे पास होते 2-4 करोड़ रुपए तो हम भी लगा देते। बिल्कुल, किसी भी काम में लंबे समय तक टिके रहो, सीख जाओगे अपने आप। सिखाने वाले लोग आके सिखा के चले जाएंगे। अरे करते करते सीख जाएंगे यार, करते करते सीख जाएंगे। आपको हमें किसी ने सिखाया पॉडकास्ट करना, बात करते करते सीख गए। वेरी ट्रू सर। आज के समय में जैसे AI का दौर आ गया, आज टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से भाग रही है और धंधे बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। तो इस दौर में कुछ आप नए कोई और बिजनेस अगर बताना चाहें जो लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर लोग बिजनेस बहुत देखने आते हैं इस चैनल के ऊपर। देखो ऐसा है, बिजनेस तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि किसी को देख के बिजनेस नहीं करना। पहले अपने आप को जानो, बजाय बिजनेस को देखने खुद को देखो। आपका पोटेंशियल क्या है, आपके कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो मोनेटाइज हो सकते हैं, किस चीज़ के बदले में लोग आपको पैसा देने को तैयार होंगे। आपकी कोई सलाह अच्छी है तो अच्छे सलाहकार चाहिए लोगों को। आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो यूनिक है, या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूनिक बना सकते हो या बनवा सकते हो या ढूंढ सकते हो। अब जैसे
अब पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि सरकार चाइना को थोड़ा कंट्रोल करना चाहती है, बट बात सही है कि चाइना के बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं जो अभी इंडिया में आए नहीं हैं। सर चाइना का एक्सपोर्ट हर साल बढ़ रहा है, इंपोर्ट हाँ बढ़ रहा है हर साल, घट नहीं रहा। बट ठीक है, हम थोड़ा देशभक्त हैं तो सोचते हैं कि नहीं, सरकार अगर कर रही है चाइना को कर्टेल करना चाहिए, करना भी चाहिए क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर है। इंडिया की प्रोडक्शन बढ़े, इंडिया में लेकिन प्रॉब्लम क्या है, manufacturing इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सरकार जब तक सपोर्ट नहीं करेगी, जो चाइना सपोर्ट करता है, तब तक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर पाएगी, जो सच्चाई है। बिल्कुल वो क्या दे रहे हैं, देखो सब्सिडी दे रहे हैं, लैंड पर सब्सिडी है, 30% पैसा देना, 70% सरकार देगी, बिजली फ्री होगी आपकी, पानी फ्री होगा, इवन स्टाफ की 50% सैलरी सरकार देगी, प्लस आपका सारा रॉ मटेरियल सरकार से लोगे या कंपनियों से लोगे तो उस पर सब्सिडी मिलेगी, फिनिश प्रोडक्ट सारा सरकार खरीद लेगी, तो आपको बाहर भी नहीं ढूंढने जाना। आज सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि काम कर तो लूं मैं धंधा कर लूं, अब बेचूं किसे? अब बेचूं किसे, और बेचूं तो पैसे भी आने चाहिए वापसी। हाँ आने चाहिए। तो सरकार क्या करती है, चाइना की सरकार ये सारी फैसिलिटी देती है, प्लस लोन देती है 1% पर, 1% मंथली इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है। यहाँ तो लोग 12% पर भी लेने को तैयार है, मिल नहीं रहा। लोग हिंदुस्तान में इतने काबिल लोग हैं कि 12% पे लेकर भी कमा लेंगे। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सरकार की कुछ पॉलिसी भी ऐसी हैं, जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था अमित जी के साथ, मेरा पॉडकास्ट था अमित महेश्वरी जी के साथ, कि इनकम टैक्स जो है वो पूरी तरह अबॉलिश होना चाहिए, तो बड़ा वायरल हो गया। लोगों ने क्यों होना चाहिए अबॉलिश? मैंने कहा इनकम टैक्स का कोई औचित्य नहीं है भाई, सरकार मेरे कमाई पर क्यों कंट्रोल करना चाहती है? मेरे खर्चे पर टैक्स लगाओ ना, कमाई पर टैक्स का क्या औचित्य है? और ये टैक्स लगाया किसने? तो आपकी खर्चे किसी और की तो कमाई है, ऐसा नहीं है ना भाई। मैं अगर कमा रहा हूं तो इसमें सरकार का क्या योगदान है? आप कमा रहे हो, आपके कमाने में सरकार का रोल बताओ, और जब आप घाटे में जाते हो, सरकार कहाँ से फिर पैसे लाएगी? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, सरकार की प्रॉब्लम है। क्योंकि सरकार के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या जो कमा रहे हैं उनसे लूट लो। और ये किसने बनाया? ये हमने नहीं बनाया, ये भारत सरकार का रूल नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट अंग्रेजों का बनाया गया नियम है। और कब बनाया गया? और आप हैरान होंगे जानकर के 1857 की क्रांति जब काफी हद तक सफल हो रही थी और फेल हो गई, तो अंग्रेजों ने देखा यार ये लोग सफल कैसे हो रहे थे। 2 करोड़ तो तलवारें यूज हुई थी उस क्रांति में, और अगर एक तलवार की कीमत 1 रुपया भी मान ली जाए तो 2 करोड़ रुपए किसी ने तो लगाए होंगे 1857 में। 1857 के, आज के तो कई हजार करोड़ रुपए होंगे। फिर इतने क्रांतिकारियों का मोबिलाइजेशन, उनका खाना, वो सब खर्चा हुआ। तो पता किया, रिपोर्ट आई कि यहाँ के व्यापारियों ने इनको फंड किया था, क्रांतिकारियों को। कह रहे अच्छा व्यापारियों के पास पैसा कहाँ से है? कह रहे इन पर टैक्स नहीं लगता ना कोई। तो अंग्रेजों ने पहली बार इनकम टैक्स एक्ट लागू किया 1860 या 61 में, और उसमें 97% टैक्स था। 97%? यस, 97% टैक्स था। 100 रुपये कमाओगे 97 रुपये सरकार को। अच्छा, ज्यादा था कि कम था? टैक्स ही था क्या बेचारा? अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि आज भी सरकार कुछ प्रोडक्ट पर 120% टैक्स ले रही है, तो 120 कैसे लेती? 100 रुपए कमाओगे तो 100 या उससे कमी तो लेगी नहीं, 120% टैक्स। कैसे? मैं बताता हूं। जब आप 1000 रुपए का पेट्रोल या डीजल गाड़ी में डलवाते हो तो आपको 400 रुपए का ही पेट्रोल डीजल मिलता है, 600 रुपए टैक्स है। अब 400 रुपए पर 600 रुपए टैक्स कितना परसेंट होता है? 150%। और गूगल कर लो, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है। 100% से कम टैक्स किसी राज्य में नहीं है पेट्रोल और डीजल पे। 500 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, 500 रुपए का टैक्स सरकार ले रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कमीशन सब मिला के। तो ये तो लूट है। अंग्रेज 97% लेते, लूट थी। ये 100% ले रहे हो आप। 500 रुपए, 1000 रुपए के सामान है, 500 का सामान दे तो 500 टैक्स ले लेते हो, 100% टैक्स हो गया। ये लूट नहीं है। फिर इस पे कोई बोलता है तो आप कहते हो आप तो सरकार के खिलाफ। भाई मैं जनता के साथ हूं, मैं व्यापारियों के साथ हूं। आप फिक्स कर दो कि भाई नहीं, फ्लैट 5% जीएसटी लगेगा, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, फ्लैट जीएसटी 5%, कोई इनपुट क्रेडिट मत दो, व्यापारी धंधा कर लेगा। इनकम टैक्स को पूरी तरह 95 आने मेरे पास। इनकम टैक्स को पूरी तरह अबॉलिश करो। इनकम टैक्स अंग्रेजों का बनाया गया कानून है और भारतीयों को गरीब बनाए रखने के लिए, गुलाम बनाए रखने के लिए बनाया गया कानून है। और इस पर मैं वित्त मंत्री को, देश के किसी वित्त सचिव को, कोई बड़ा नेता आए, कोई बड़ा अधिकारी आए, आके बहस तो करे। मैं एक आईएएस ऑफिसर से मिला, रिवेन्यू ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे 2 टैक्स बताए, एक इनकम टैक्स और एक रिवेन्यू टैक्स, जो रजिस्ट्री टैक्स बोलते हैं। हाँ जी। जिसमें स्टैम्प ड्यूटी। बिल्कुल। प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने बेची, सरकार को 7% क्यों कमीशन चाहिए भाई? और हर बार क्यों चाहिए? बेचने पर भी, खरीदने पर भी। हर बार क्यों चाहिए? आप क्या कर रहे हो? आप पेपर ही तो रख रहे हो। मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, आपने बेची, मैं 7 लाख रुपए क्यों दूं? सिर्फ पेपर रखने का, सिर्फ स्टैंप लगाने का। स्टैंप लगाने के लिए 500 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो यार। और हर साल उसी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, और जब भी प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है, प्लस जब भी बेचूंगा फिर वो वाले को व्यक्ति को देना है। हाँ।
और मैंने उससे पूछा रेवेन्यू ऑफिसर से, मैंने कहा भाई इसका औचित्य क्या? कह रहे हमें भी नहीं पता। मैंने क्यों लेते हैं? कह रहे साहब सड़कें बनेंगी बनी। मैं तो रोड टैक्स क्यों लेते हैं? रोड टैक्स से इतना कलेक्शन रोड नहीं आ टैक्स रहा से था। नहीं, ऐसा नहीं है ना। अगर नहीं आ रहा है तो ये टोल क्यों लिया जा रहा है? अब एक गाड़ी पे रोड टैक्स भी ले लिया आपने, उसी पे टोल टैक्स भी ले रहे हैं आप। मतलब आप, क्योंकि जिसके पास पैसा उसे लूट लो। तो अगर आप सभी अमीरों को पैसा सारा ले लें और गरीबों में बांट दें, तो आई एम सॉरी टू से आप अमीरी नहीं बांटेंगे, आप गरीबी बांटेंगे, सब गरीब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अमीर गरीब हो जाएगा, गरीब अमीर नहीं हो सकता। तो समस्या क्या? सरकार की पॉलिसी में कहीं दिक्कत है। उन्हें लगता है जो कमा रहा है उससे ले लो। अच्छा, मान लो एक व्यापारी अच्छा धंधा कर रहा है, सरकार को टैक्स भी दे रहा है, जीएसटी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। जब उसको लॉस हो गया तो सरकार बचाने क्यों नहीं आती? मानो मैंने अपने अभी तक 10 साल में सर्विस टैक्स मिला के, जीएसटी मिला के मैंने करोड़ों रुपए सरकार को जमा किया, इनकम टैक्स भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो। मान लो मुझे अगले साल लॉस हो जाता है, तो सरकार कहेगी आज जो तूने टैक्स जमा किया वही वापस कर देते हैं हम तेरे को। और मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार को ऐसी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऑडियंस बता दी। 100% करनी चाहिए सर। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस का काम करता हूँ। कोविड में बहुत सारे बिजनेस बर्बाद हुए। अब उसमें से कोई बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया, इवन तो कर्जे में आ गया, घर चलाने तक के पैसे नहीं थे, उसके बाद इनकम टैक्स का नोटिस भी आ गया उसके पास। मैं बता रहा हूँ ना, मैं कर्जा मुक्ति अभियान चला रहा हूँ देश में, लाखों लोग उसमें जुड़े हैं। लोग जो 10-20 करोड़ का धंधा करते थे, आज वो 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण लोग बर्बाद हो गए साहब। और वो कह रहे हैं जितना हमने जीएसटी या जितना हमने टैक्स जमा किया ना, उतना ही दे दोगे ना तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन सरकार लेने वाली है, देने वाली कुछ नहीं है। अच्छा, आपको बोला जाता है, हमें भी बोला जाता है, आप टैक्स देते हो तो आपको अच्छी सुरक्षा मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे स्कूल मिलेंगे। लेकिन जब हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो हम प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि अच्छे स्कूल में सुविधाएं नहीं है सरकारी में। आज तक कोई हमने इलाज सरकारी में नहीं कराया, स्कूल सरकारी में नहीं भेजा, भी नहीं गया। हाँ, कोई धर्मशाला में हम नहीं रुकते, कोई सरकारी जगह हम नहीं रुकते। तो सरकार हमें क्या दे रही है बदले में? टैक्स पेयर को क्या मिलता है? टैक्स पेयर का दर्द है। प्रॉब्लम क्या है? लोग इसे हमें सरकार के खिलाफ बोलेंगे शायद, लेकिन हम टैक्स पेयर का दर्द बता रहे हैं। सरकार कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की आएगी। हम तो सारी सरकारों की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम की बात है। और सरकार जब टैक्स पेयर से पैसा लेती है, मेरा सिर्फ एक सवाल है हर टैक्स पेयर की तरफ से, मैं उनका वकील नहीं हूं, बट मैं उनकी तरफ से एक बात रखना चाहता हूं, बदले में टैक्स पेयर को सरकार क्या दे रही है? क्या सरकार ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दे सकती है? लेकिन सर ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रही। आज मुद्रा लोन की स्कीम है, बहुत सारे टैक्स पेयर को क्या मिल रहा है टैक्स के बदले में? मुद्रा स्कीम तो सबके लिए, मैं टैक्स पे नहीं करता तभी मैं मुद्रा स्कीम दे सकता हूं। हाँ, बहुत सारे वुमेन्स के लिए। टैक्स पेयर जो व्यक्ति 1 लाख रुपए का टैक्स साल का भर रहा है, सरकार को दे रहा है, बदले में सरकार उसे 1 रुपए का भी कुछ लाभ एक्स्ट्रा दे रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं सरकार को सजेशन दे रहा हूँ, चलो एक कार्ड ही बना दो, हमारा गोल्डन कार्ड बना दो, हमें भाई एयरपोर्ट पर हमें लॉन्च फ्री हो जाएगा, क्योंकि हम इनकम टैक्स पे ही हैं। एक लिमिट के ऊपर दे दो, 10 लाख से ऊपर का दे दो, 5 लाख से, जितने भी हम इनकम टैक्स का आपको लगना है, एक स्लैब दे दो कि मेरे पास गोल्डन कार्ड है भाई इनकम टैक्स का। तो क्या होगा? कम से कम वो प्रिविलेज फील करेगा यार। और दूसरे में कंपटीशन आएगा, यार मेरे पास ब्लू कार्ड है, मेरे को गोल्डन कार्ड लेना है, क्या करना है भाई? इनकम टैक्स देना शुरू कर बढ़ा के, कुछ तो एक्स्ट्रा प्रिविलेज दो कि भाई तेरे पास गोल्डन कार्ड है, गाड़ी खरीदे तो 5% तेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि तू इनकम टैक्स पे है, तो देश की ग्रोथ में मदद कर रहा है। चलो, मतलब ये बहुत मैं सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रहा, मैं सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग कुछ सोल्यूशन पर आ रहे हैं। सर एक बड़ा सोल्यूशन हम बिजनेसमैन के लिए आते हैं सर, वापस से एक बड़ा सोल्यूशन बिजनेसमैन के लिए तब चाहिए जब वो बेचारा फंस जाता है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अब जब बिजनेस कर रहे हैं तो अप्स एंड डाउन आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा बिजनेस हमेशा ऊपर की तरफ जाए, संभव ही नहीं है। तो जब बिजनेस कहीं फंसता है, उस समय बैंक लोन के अलावा कोई बड़ा चारा नहीं रहता कि हमें कोई फंडिंग की मदद चाहिए, तो हमें कहीं से तो पैसा लेना पड़ेगा। बैंक लोन मुझे लगता है कि बड़ा आसान माध्यम है, किसी के सामने हाथ नहीं पसारना है, बैंक से ले लो पैसा। जब हम कर्जे के ट्रैप में फंसे उस समय क्या करें, या फिर और कौन से अच्छे उपाय हैं? अच्छे और कौन से लोन हो सकते हैं उस समय? नहीं, मैं बताया तो, मैंने एक ट्रेनिंग है यूट्यूब पर ही डाल दी मैंने, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। उसमें 20 से ज्यादा तरीके बताए हुए, यूट्यूब पर ही है, कोई भी देख सकता है जाकर के। गूगल पे सर्च करो कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, मेरी ट्रेनिंग आ जाएगी, वो अटेंड कर लो। और लोन ट्रैप में 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो कोई भी फंस सकता है, इसको स्वीकार करो। आप ये बोलो कि यार मैं फंस गया, मेरी किस्मत खराब है, कोई भी कभी फंस सकता है। दूसरा, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा नहीं लेना, वो बहुत बुरा कर्जा है। मतलब ऐसा समझो, एक व्यक्ति गड्ढे में फंस गया और गड्ढे से मिट्टी निकाल के वो मेहनत करके सोचता है कि मैं गड्ढे से बाहर निकल रहा हूँ, और निश्चय वो गड्ढा और गहरा हो रहा है यार, वो और धंसता जा रहा है। और एक दिन ऐसा होगा वो
धस ही जाएगा। खत्म हो तो जाएगा। कर्जा चुकाने के लिए कर्जा नहीं लेना, कमा के ही कर्जा चुकाना है। दूसरा, गुड लोन्स और बैड लोन्स को समझना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, खरीदते समय ये तय करो कि मैं इस चीज़ को खरीद रहा हूँ, इसका मेरे लिए यूज़ है या मेरे लिए सिर्फ ये दिखावा है, लग्जरी है। अगर यूजफुल है तो खरीद लो, अगर लगे लग्जरी है, दिखावा है, इसके बिना भी मेरा जीवन सही चलेगा, जैसा चल रहा है चलेगा, उससे कोई इंप्रूवमेंट आने वाला नहीं है, तो अभी अवॉइड करो। अननेसेसरी खर्चे करके भी लोग बहुत कर्जे की दलदल में फंस जाते हैं। ऐसे खर्चे मत करो जिनकी अभी जरूरत नहीं है, वरना जो वॉरेन बफेट ने कहा कि अगर आपने ऐसी चीज खरीद ली जिसकी आज आपको जरूरत नहीं है, तो कल ऐसी चीज बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको जरूरत है। क्या बात है, ये चीज आप ये स्टेटमेंट लिख लो, कहीं हाँ, छाप लो अपने मन में कि आज अगर वो चीज खरीद ली जिसकी जरूरत नहीं है, तो कल वो बेचनी पड़ेगी जिसकी जरूरत है। तो ये एक लोगों को घर बेचना पड़ जाता है अपने लग्जरी मेंटेन करने के लिए। देखा हुआ है सर, लग्जरी मेंटेन करने के लिए कई बार ऐसा हुआ है कि बिजनेस में गलत डिसीजन ले लिए और उसके बाद वो बेचारा बिजनेस से भी जाता है और घर से भी जाता है। मैंने तो देखा है, मैं बता रहा हूँ 25 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं कर्जे के कारण, और सरकार के आंकड़े हैं लगभग 2 लाख या 2.5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे के कारण पूरे देश में। और हमने भी बहुत लोगों को आत्महत्या करने से बचाया। और मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी लोगों को कहूँगा, कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाइए, कोई गलत कदम नहीं उठा। लेकिन सिर्फ बैंकों का प्रेशर आ जाता है लोगों की, लड़ लेंगे ना भाई। अगर आप जेन्युइन हो, पहली बात तो विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना। हाँ जी। और अगर दिक्कत आ रही है, मान लो मेरा बिजनेस डूब गया, मेरा नौकरी छूट गई और अगले महीने मैं EMI नहीं भर पा रहा, अब क्या करना है? इससे पहले कि EMI बाउंस हो, बैंक में जाके बात करो और रिटर्न में बात करो। बैंक को लेटर दो। बैंक क्या करता है, हर चीज़ पे आपको नोटिस देता है। क्यों देता है? बैंक पागल नहीं है, बैंक समझदार है। बैंक ये आपकी फाइल मोटी कर रहा है कि जब वो कोर्ट में जाएगा तो बैंक बताएगा हमने इतने नोटिस भेजे थे, आपने कोई नोटिस ही नहीं दिया। आपने कहा नहीं मैंने तो फ़ोन किया था, मैं तो गया था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बैंक से रिटर्न में कम्युनिकेट करो और पूरी बात लिखो। पैसा मैंने इतना लोन लिया था, गाड़ी का था, घर का था, ये था, वो था, ये इसलिए लिया था, ये सोच कर लिया था, आज परिस्थिति ऐसी बनी, मेरे बिजनेस में आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, और मैं लोन नहीं भर पा रहा। और उसके प्रूफ लगाओ। जैसे अभी महाराष्ट्र के एक व्यापारी हैं, मेरे स्टूडेंट ही हमारे साथ, उनको हमने समझाया, उनकी दुकान में आग लग गई थी, कपड़े की दुकान थी, 50-60 लाख का नुकसान हो गया। उन्होंने पूरा जैसे हमने समझाया, फोटो लगाई, ये लगाई, वो लगाई, फायर ब्रिगेड बुलाई थी, उसका रिकॉर्ड लगाया, सब भेज दिया, अखबार में भी छपा था, उसकी कटिंग भी लगाई। बैंक ने 1 साल का समय दिया उसको, 1 साल का मोरेटोरियम मिल गया कि आपको EMI नहीं देनी है, इंटरेस्ट भरते रहो बस। अब मान लो आपकी 1 लाख EMI, तो उसमें 10,000 का इंटरेस्ट है। तो जो EMI 1 लाख क्या भर रहे हो और 10,000 की भरनी तो भर दोगे, कोई भी भर देगा, कोई भी भर देगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसको 1 साल की राहत मिल गई, 1 साल में बिजनेस ठीक हो गया। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, हम इंतजार करते पहले EMI बाउंस हो जाए। अच्छा, एक बाउंस हो जाती है, फिर हम सोचते हैं अभी तो चल जाएगा, तो पेनल्टी पे पेनल्टी लगती चली जाती है। वो पैनल इंटरेस्ट इतना हो जाएगा कि वो EMI से ज्यादा, उसका EMI से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल। किसी का क्रेडिट कार्ड अगर डिफॉल्ट हो गया है तो 1 लाख का क्रेडिट कार्ड होगा, बैंक कुछ साल में या साल 1.5 साल में उसको 6 लाख बना देगा। हाँ, क्योंकि वो हर EMI पर बाउंसिंग चार्जेस, सर चार्जेस, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट, पता नहीं क्या क्या लगता है। और क्रेडिट कार्ड को तो देखो, मैं आज इतने साल हो गए, 8-10 साल से मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया। मेरे पास कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं। लगातार फ़ोन आते हैं, सब आपकी बैंकिंग आती है। मैंने भाई मेरे पास जितने बैंक हैं सबके डेबिट कार्ड हैं, जहाँ जाता हूँ उससे पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो इजी मनी जो है वो ट्रैप है। ट्रैप है, बिल्कुल ठीक बात। जब भी इजी मनी मिले, जब भी, वो ट्रैप है। फ्री में क्रेडिट कार्ड लो, बैंक पागल है, फ्री में क्रेडिट कार्ड क्यों दे रहा है? वो कह रहा है तू एक बार बाउंस तो कर, फिर क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है, उस पे पॉइंट्स भी दे रहा है, लाउंज भी फ्री दे रहा है, स्कीम्स भी आती हैं, नो कॉस्ट EMI भी आती है। अब 5% बंदा सोचता है यार मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो टाइम से पेमेंट कर दूंगा। अरे एक बार बाउंस तो कर, फिर पता चलेगा तेरे को, जितना तूने बचाया होगा सारा निकल जाएगा, सब निकल जाएगा एक ही बार। एक ही बार। लोग नहीं समझते इस बात। तो ऐसा बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपने कुछ बड़े डिसीजन ले लिए जो आपके लिए अनुकूल नहीं जाएंगे, तो फिर वो और ज़्यादा खराब होता चला जाएगा। हाँ, मतलब आप सोच समझ के डिसीजन लो, आप अपनी परिस्थितियाँ देखो। ठीक है, बड़ा हर कोई बनना चाहता है, लेकिन हम कितनी बड़ी छलांग एक बार में लगा सकते हो तो हमें तय करना है ना। सर, आप ना बहुत सारे ऐसे बिजनेस को भी कोच करते हो। मान लीजिए आज कोई 10 करोड़ का है, तो आप उसको टारगेट लेते हो कि मुझे आगे आने वाले कुछ साल में उसको 100 करोड़ तक पहुंचाना है। बिल्कुल, हम तो IPO तक भी लेकर जाते हैं। तो आज बहुत सारे ऐसे MSMEs और SMEs इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनके लिए अगर कुछ सलाह आप देना चाहें कि ये कुछ 2-3-4 काम करो
अपने लेवल पर, और अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ा देखो सकते वो हो। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस तरह का है, कोई क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस हो, इंडिया में नहीं, वो मैं दूसरे तरीके से बोल रहा था। इंडिया में क्या है, पैरेलल ब्लैक और वाइट दोनों चलता है हर बिजनेस में। तो अब डिपेंड ये करता है कि वो कितना वाइट कर पाएगा। प्योर वाइट की हम बात करते हैं, जो प्योर नंबर 1 के वाइट बिजनेस तो है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या है, सामने वाला ही नहीं बिल लेता। अब जैसे मेरी इंडस्ट्री है, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूँ, और ये मैं बात खुल के बोलता भी हूँ, और सही सब जगह पता है। पॉलिटिशियन नहीं तो बनाया है 18% GST। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए ट्रेनिंग लेने, अपनी भांजी को ट्रेनिंग दिलानी थी, सत्ता पक्ष के थे। तो बात हो गई, सब मैंने फीस बताई कि भाई इतनी फीस लगेगी प्लस 18% हैं, 18% GST। मैंने सर आपने तो कानून बना के संसद में पास किया, सर्विस में 18% होगा। करे यार ये तो बहुत ज़्यादा है, 4 लाख का आपकी ट्रेनिंग की फीस हो जाएगी, उस पर 18%। मैंने कहा भाई तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, ये तो सरकार का रूल है। फिर वही जो नेता करते हैं कि नहीं साहब मैं ठीक है हम कर देते हैं नहीं वाइट में नहीं दूंगा, बताओ। अब मैं कह रहा हूँ मैं वाइट में लेने को तैयार हूँ, लेकिन सामने वाला नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? और अगर नहीं करूँ तो धंधा नहीं करेगा वो मेरे साथ। ठीक बात है। तो 100% वाइट में तो देखो, मैं इसको एक रूल बोलता हूँ, अपनी इंडस्ट्री के रूल्स को देखो, तुम्हारी इंडस्ट्री में कितनी ईमानदारी है, और अपनी इंडस्ट्री के 100% ईमानदारी पे पैरामीटर पे रहो। इंडस्ट्री के 100%, मतलब किसी इंडस्ट्री में 50% वाइट ब्लैक चल रहा है, किसी में 90% वाइट ब्लैक चल रहा है, किसी में 10% वाइट ब्लैक चल रहा है। अपनी इंडस्ट्री का जो रूल है उसके 100% को फॉलो करो, और उसको 100% फॉलो करने के बाद सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। जब तक सरकार टैक्स की रेट कम ना करे, अब इनकम टैक्स का क्या है, आप 1 करोड़ रुपए इनकम करोगे तो 33% टैक्स लगेगा, बट देना पड़ेगा। अगर आपको IPO लाना है, कल को बड़ा बनना है, बिना टैक्स पे करे बड़े नहीं बन सकते। और टैक्स चोरी या चिंदी चोरी बोलता हूँ मैं इसको, ये गलत है, ठीक नहीं है। जितना भाई आप, जो मैंने कहा ना, इंडस्ट्री की लिमिट है, अपनी इंडस्ट्री की लिमिट के 100% पे रहो, ताकि आपके इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर को देखा जाए और आपको देखा नहीं यार ये तो पूरा ईमानदारी से धंधा कर रहा है, क्योंकि सब उसी लेवल पे करना। अच्छा आपने इंडस्ट्री के नॉर्म्स को बीट करा तो इंडस्ट्री आपको बाइकआउट कर देगी, भाई ये तो मरवा देगा। जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री है, अब पता नहीं कोई फर्नीचर वाला नाराज हो जाएगा, फर्नीचर इंडस्ट्री में 10% ही वाइट है। अच्छा जी। 90% ब्लैक चलता है। ये आप लोग देखिएगा कैसे क्या करना है, और अधिक जानकारी चाहिए तो आप शहनवाज जी से बात कर लीजिएगा। नहीं इस बारे में मैं कोई गाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि भाई जो रूल्स है, क्योंकि लोग ले ही लेते ना। सर आप बहुत सारी कंपनीज को कोच करते हो, तो आप क्या एक कॉमन मिस्टेक पाते हो? एक आदमी है, जीरो से उसने 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ बना लिया, इसका मतलब उसके पास नॉलेज भी है, मेहनत भी है, धंधा भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद वो स्टक हो जाता है एक पॉइंट पे आके, वहां से ग्रो नहीं कर पाता। आपने क्या गलतियां पाई हैं कि क्या एक कॉमन मिस्टेक कर गलतियां नहीं है। क्या होता है, जैसे मैंने भी कहा ना, अमीरी के हर लेवल पर अलग अलग एडवाइजर चाहिए, अलग लेवल की एडवाइस चाहिए, अलग लेवल का थिंकिंग प्रोसेस चाहिए। हो सकता है आपकी या किसी की सोच 10 करोड़ तक हो, तो 10 करोड़ तक वो अपनी सोच से चल लेगा, लेकिन अगर आपको 100 करोड़ तक जाना उसी सोच से, वो संभव नहीं है। या तो अपनी सोच को बड़ा करो, या बड़ी सोच वालों को साथ में रख लो, बड़ी सोच वालों से मिल लो, जो 100-200 करोड़ तक सोच सकते हैं, पहुंचे हैं या पहुंच सकते हैं, और फिर उनके आइडियाज को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करो। फिर जब 100 करोड़ पे आओगे फिर स्टक हो जाओगे। हर बार क्या होता है, हर व्यापारी एक स्टेज पे आके स्टक होता है। वो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी का थ्रेशोल्ड है, मैक्सिमम है वो। इसके ऊपर जाना है अगर आपने, तो फिर इंडिविजुअल तो नहीं जा पाओगे, फिर टीम जाएगी। उसको मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हेन 2 or more ब्रेन कंबाइन टुगेदर एंड दे आर एसोसिएटेड ऑन ए पर्टिकुलर इशू, वो मल्टीपल सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, ग्रोथ बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पार्टनर रख लो, लेकिन आप ऐसे ब्रेन्स को अपने साथ रखो और मास्टरमाइंड तैयार करो ब्रेन का। बिजनेस का मास्टरमाइंड ढूंढो। जैसे मैं बिजनेसमैन को पूछता हूँ, भाई आपका एडवाइजर कौन है ही नहीं, अपने दिमाग से चल रहे हैं, तो अपने दिमाग से तो एक लिमिट तक ही चलोगे ना भाई। बिल्कुल ठीक। कोई तो एडवाइजर रखो। मैं ये नहीं कहता मुझे रखो, उसको रखो, जो आपको दिल को सही लगे कि यार ये बंदा ठीक है, मेरे बजट में भी आता है, मुझे गाइड भी करता है। और एडवाइजर 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कई बार क्या इमीडिएट डिसीजन लेने होते हैं। तो जितने भी बिजनेस को मैं एडवाइस कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, उनको हम लोग 24/7 अवेलेबल रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, तुरंत डालो, मैं या मेरी टीम का कोई व्यक्ति तुरंत आपको रिवर्ट करेगा, ताकि इमीडिएट डिसीजन लेना है कि यार ये व्यक्ति छोड़ के चला गया, ये की एम्प्लॉय था हमारा, अब हाउ टू रिटेन द की एम्प्लॉय, और क्या हर की एम्प्लॉय को रिटेन कर लेना चाहिए, या बिजनेस में एक नया कंपटीशन आ गया, सो हाउ टू कम्पीट, क्या इस कंपटीशन में हमें जाना भी है या हमें बाईपास रूट निकाल के निकल जाना है। अब बाईपास रूट भी होते हैं भाई, शहर में ट्रैफिक ज्यादा है, बाईपास निकाल लो ना। अच्छा बिजनेस का बाईपास पता ही नहीं उसे, वो वहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ है,
कोई ऐसा केस स्टडी आप शेयर कर सकते हैं? अब ऐसे तो फिर किसी का बिजनेस को नहीं, नाम ना बताना, लेकर भी हम बताएं कोई। नहीं वो सब समझ जाते हैं लोग कि बिजनेस कौन सा है क्योंकि, लेकिन दूसरे तरीके से इसको बताता हूँ। जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने जीरो से शुरू किया, तो आपने मेहनत भी की होगी, टीम भी बनाई, सब बनाया। अब एक लेवल आ गया, इस लेवल पर आकर के आप स्टक कर गए और आप देख रहे हो आपके आसपास के बाकी लोग भी स्टक करे हुए, यानी ये ट्रैफिक हो गया है, यहाँ कंजेशन ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ यूनिक आइडियाज़, यूनिक टीम, यूनिक सेटअप या बिजनेस के कुछ पैरेलल चैनल्स तैयार करने पड़ेंगे, जिससे कि ये यहाँ स्टक हो गया कोई बात नहीं, ये चैनल यहाँ से निकल जाए। जैसे बाईपास सर्जरी करते हैं कि अब वो तो फंस गया, तो यहाँ से बाईपास सर्जरी कर दो यार। बट वो इंडिविजुअल बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है, वो मैं ऐसे किसी के बारे में नहीं बोल सकता कि वो स्टक कहाँ कर रहा है। और ज़्यादातर मैंने जो पाया, वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स, वी डोंट हैव मनी प्रॉब्लम्स, वी डोंट हैव एम्प्लॉय प्रॉब्लम, वी हैव पीपल्स प्रॉब्लम। व्यक्ति के एंड पर दिक्कत है जो बिजनेस चला रहा है, स्टक होने में भी उसी की प्रॉब्लम है, आगे नहीं बढ़ पा रहा उसकी प्रॉब्लम है, घाटे में चल रहा है तो उसके कारण है। क्योंकि आइदर यू आर ए गुड लीडर और यू आर ए बैड लीडर। लीडरशिप कैन नेवर बी न्यूट्रल। बैड लीडर टेक बैड डिसीजंस, वो बिजनेस को लॉस में करेंगे, वो एम्प्लॉय को अच्छे को निकाल देंगे, वो रिटेन नहीं कर पाएंगे बढ़िया व्यक्ति को, और वो फिर कहेंगे मैं लॉस कर गया। ठीक बात है। तो आपकी लीडरशिप पर डिपेंड करेगा। तो बढ़िया लीडरशिप कैसे हो, आपके लीडरशिप के कौन से ट्रेड्स आप में होने चाहिए बिजनेस के लिए, उन पर काम करना है। फिर एम्प्लॉय को जैसे मैंने कहा रिटेन करना, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, हर व्यक्ति में ये आर्ट नहीं आती। हाँ, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो आती है, आज मैं फ्रेंचाइजिंग कर रहा हूँ, फ्रेंचाइजिंग में देखता हूँ तो लोग यही बोलते हैं कि अगर आप लोगों की गारंटी दे रहे हो, हायरिंग की गारंटी दे रहे हो, अगर आप ये गारंटी दे रहे हो कि मेरा एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, उसको आप रिप्लेस कर दोगे तो मैं काम कर लूँगा, ऐसा गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन सिस्टम बना सकते हैं। सिस्टम बना सकते जब हम सिस्टम बनाएंगे तो जो छोड़ के जो जा रहा है और काबिल है, तो कुछ कारण से जा रहा होगा ना, पागल तो नहीं है, या तो उसे कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख रही, या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, कंपनी ग्रो कर रही है, या उसे अपना पोटेंशियल पूरा यूज नहीं होता दिख रहा। तो आप सारे पैरामीटर देखो ना। और की एम्प्लॉय को रिटेन करना एक बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क है, ये आसान नहीं है। पहली बात तो अच्छा एम्प्लॉय मिलता नहीं, फिर अच्छे एम्प्लॉय को ट्रेन करने में, गाइड करने में, अपने लेवल पर लाने में टाइम लगता है। तो वो जो आपने समय रिसोर्सेज लगाए, नए पर फिर मेहनत करोगे, नया फिर नुकसान करेगा। बेहतर है उस पुराने वाले को एडजस्ट करके देखो। थोड़े फालतू दे दो यार, फालतू दे दो, या बात करो ना। हर बार पैसे से बात नहीं होती। हाँ, कई बार पैसे के अलावा कुछ और होता है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, आपने एम्प्लॉय से बात ही नहीं की है 10 साल से। उसके घर में कितने बच्चे हैं, उसके बच्चों के बर्थडे कब है, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई है, उसकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, घर में उसकी जिम्मेदारियां कम है कि ज़्यादा है, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं। और आप कहते हो मेरा की एम्प्लॉय है, तो कहेगा साला क्या है, मेरा मालिक की एम्प्लॉय है, इसको पता ही नहीं है मैं किस टेंशन में गुजर रहा हूँ। और मेरे साथ जो टीम के लोग हैं या जो एम्प्लॉय हैं या जो टीम के भी हैं, मुझे सब कुछ पता है उनके बारे में, सब कुछ। वो ना भी पता है मैं पूछता हूँ, उनकी वाइफ से, उनके बच्चों से बात करता हूँ, बेटा कोई दिक्कत है, परेशानी बताना। तो उनको लगता है यार ये फैमिली है। ठीक बात। वो नहीं जाते मुझे छोड़ करके, वो कहते हैं नहीं यार इस व्यक्ति को नहीं छोड़ना। उनके घर वाले बोलते हैं भाई इसको नहीं छोड़ना तू। और क्यों एम्प्लॉय को बोलना पड़े कि मेरे बेटी की शादी है या मेरी बहन की शादी है। आपको अगर इतना की एम्प्लॉय मानते हो उसे, आप उससे इतने अच्छे संबंध बनाओ ना कि आपको पता चला और आपने ले बेटा ये 50,000 रुपये बहन की शादी कर दी। साला यार ये तो मेरा बॉस नहीं है, तो सच में बड़ा भाई या परिवार का सदस्य है, ये मुझे अपना मानता है। वन वे नहीं चलता ना यार, वही आपको अपना मानता रहो और आप उसे अपना ना मानो। सब चीज़ें टू वे चलती हैं। हाँ, और वो कब आएगा जब लीडरशिप होगी ऐसी, जब दूरदर्शी होंगे आप, जब आप विजनरी लीडर होंगे। सो बिजनेस बड़ा बनाने के लिए बड़ा लीडर होना जरूरी है, बड़ा विजनरी व्यक्ति होना जरूरी है। वो बिजनेस को बड़ा कर देगा। और कोई भी इंडस्ट्री का हो, अगर आपकी इंडस्ट्री में एक भी व्यक्ति अमीर है, 100, 200, 500 करोड़ रुपए कमा चुका है, तो आप भी कमा सकते हो। सिंपल। बिल्कुल। और आप नहीं कमा रहे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम माइंडसेट प्रॉब्लम आपके एंड पर है। मैं तो वो ट्रेनिंग लेके सॉल्व हो सकती है। ट्रेनिंग से हो नहीं हो वो तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रॉब्लम तो है। पता तो चले प्रॉब्लम क्या है। बीमारी तो पता चल गई कि बीमारी आपके एंड पर है, बीमारी उसके एंड पर नहीं है। अब बीमारी पता चल जाए तो फिर तो इलाज हो सकता है। इलाज हो सकता है। पहले तो ये स्वीकार करना बीमार है। बीमार है। बिजनेस में तो ये मानता नहीं। हिंदुस्तान में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि बिजनेसमैन जो कैटेगरी है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे बिजनेसमैन से डील करता हूँ, उन्हें सब आता है। हाँ बस, अरे मुझे मेरा धंधा कौन सिखा देगा, मैंने कई आते हैं मेरे यहाँ भी। शुरू में तो बहुत आते थे, अब तो खैर उन्हें पता चल गया कि नहीं, इससे बहस नहीं करनी। मैं कहता अच्छा कोई बात नहीं, तुम अपना धंधा बेहतर कर सकते हो ना। मैं तो कह रहा हूँ 100% फीडबैक गारंटी। आप 20-25 हज़ार रुपये रिस्क ले सकते हो। 5 दिन बैठ जाओ, पता चल जाएगा आपसे बेहतर आपका धंधा किसको आता है कि नहीं आता। जब वो 5 दिन बैठते होंगे, ओ यार ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी,
सर ये तो गलती मैं कर रहा था। मैं जब पहले दिन बोल रहा था ना वो यही बोल रहा था, लेकिन तब तो तुम्हें लग रहा था नहीं मेरा धंधा मुझे कौन सिखाएगा, हमें कोई धंधा करना सिखाएगा, हम तो व्यापारी। अरे मैं धंधा करना नहीं सिखा रहा, मैं लीडरशिप सिखा रहा हूँ, मैं मनी मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, मैं वो बेसिक गलतियां जो कर रहे हैं लोग जो दिख नहीं रही वो दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपके चेहरे पे कुछ है, मेरे चेहरे पे कुछ है, आप ही तो बताओगे ना। हाँ ठीक बात है। अब मैं खुद ही कैसे बताऊं भाई, नहीं मैं शीशे में देख लूं, और शीशा नहीं बता पा रहा भाई। बिजनेस का ऐसा कोई आईना नहीं बना के जो बिजनेस को देख के बता दे। नहीं वैसे भी देखो हमारी भारतीय परंपरा की मैं बात करूँ तो बिना गुरु के ज्ञान होता ही नहीं है। हाँ वो भी है, वो एक अलग देखने का नजरिया है। बट मैं ये मानता हूं कि आपको अमीर बनना है, बड़ा बनना है, सफल होना है, पहले तो ये तय करो, फिर उसके लिए व्हाट में जो भी करना पड़े, व्हाट में कम, कुछ भी रास्ते में आए, कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, रुकना नहीं। कोई गाइड करता हो करे, ना करता हो ना करे। कोई मुझे सपोर्ट करे ठीक, नहीं करे ना करे, पैसा है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सफल होना है, मुझे कामयाब होना है, और मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये अपना लो और जीवन में आप आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, अमीर होने से कोई रोक नहीं पाएगा, आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और उसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं, 2-4-5 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट बात करें। अच्छा लो जी, इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। मैं फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ कि 2-4-5 मिनट फोन पे बात करनी है, ऑफिस आना है, कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, आ जाओ बैठो। क्योंकि क्या है, अब समाज से इतना कुछ मिल गया, नाम शोहरत इज्जत पैसा सब कमा लिया, अब समाज को लौटाने का समय है। तो मैं सोचता हूँ ठीक है पहले मिल ले, दिल वो कहते हैं ना ठोक बजा के चेक कर लो भाई अपने काम का है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, और जिस तरीके से, जिस जिंदा दिली से और जिस खुले मिजाज से आपने लोगों को बताया, जानकारी दी, जिस तरीके से आपने बिजनेस आइडिया भी बताया। आप देखिए 2 बिजनेस आइडिया बताएं, ऐसे मल्टीपल बिजनेस आइडिया हो सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर जाकर भी चेक करो और देखो कि आपके लिए कौन सा बिजनेस सूट कर सकता है। अगर आप अपने बिजनेस में स्टक कर रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर आपको लग रहा है कि कहीं दिक्कत आपके एंड पर है तो आप एक बार समझो उसको, एक बार आप ये तो पता लगाओ कि परेशानी कहाँ है। पहले अपनी परेशानी पता चल जाए तो सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो सर आपने समय दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। नहीं शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, और मैं जब भी आप कहेंगे तो मैं आपके ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ, जब भी कोई ज़रूरत हो किसी तरह की भी आप संपर्क करिएगा, ज़रूर मैं आऊँगा। तो आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि शहनावाज जी पॉलिटिकली, बिजनेस में, मनी मैनेजमेंट के लिए, और इतना ही नहीं, साथ साथ में आप लॉन्ग ट्रिप से कैसे बचें, कर्जा मुक्ति अभियान भी इन्होंने चलाया हुआ है। किसी भी तरीके की कोई भी सवाल है आपके मन में, या फिर इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल आए हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, हमें सवाल भेजिएगा। अगर आपके 100 से ज़्यादा सवाल आ गए तो अगली बार हम सर को दोबारा इनवाइट करेंगे और आपके सवालों के जवाब लेंगे, और आपके सवालों के जवाब इसी पॉडकास्ट चैनल पर फ्रेंचाइजी बताओ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ मेरे साथ, यानी आपके अपने बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।